American author and businessman John A. Shedd has beautifully said, "A ship is safest in the harbor, but that's not what ships are built for." I repeat, a ship is safest in the harbor, but that's not what ships are built for. मतलब एक शिप सबसे सेफ, सबसे सुरक्षित एक बंदरगाह पे खड़ी हुई होती है, लेकिन इस काम के लिए शिप नहीं बनाई गई है। ये सिंपली हाईलाइट करती है इस बात को कि जिस तरीके से एक शिप को बनाया गया है सेल करने के लिए क्रॉस ओशियंस, फेस करने के लिए वेव्स को और पूरी दुनिया एक्सप्लोर करने के लिए, इसी तरीके से हम ह्यूमंस को भी जो बनाया गया है वो इसलिए नहीं बनाया गया है कि हम अपनी कंफर्ट जोन में रुके रहें, बल्कि हम लोग चैलेंजेस को फेस करें और चैलेंजेस को फेस करते हुए ग्रो करें, आगे बढ़ते रहें अपने जीवन में। और यही बात हम लोग आज पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में, टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। अ वेरी वार्म गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, बहुत बहुत नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी प्यारे उड़ानियंस का हमारी एक और इंग्लिश की क्लास में। आशा करता हूं ठीक ठाक हो आप लोग और बढ़िया एकदम तंदुरुस्त तरीके से अपनी शुरुआत आप कर चुके हो पढ़ाई की। अ वेरी वार्म गुड इवनिंग, अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल। अगर आप लोग मेरी आवाज सुन रहे हो, मुझे देख पा रहे हो, तो एक बारी हैंड्स अप दे दो इन द चैट बॉक्स। यू नो व्हाट टू डू, चाहे थम्स अप कर दो, चाहे हार्ट्स बना दो, चाहे फायर इमोजीज लगा दो, व्हाटएवर वर्क्स फॉर यू। फिर हम शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। Right, I can see all are here in the chat box. Anita, Kiran, Aditya, Ansh, Bhakti, Divyansh, Amisha, Raju, Shreya, Shaurya, Tamanveer, Yashika, Shraddha, Ronit, Akshara, Sneha, Chirag, Aditi, Riya, Anshu, Shreya, Anita, Shaurya, सुवेका, गोलू, आई कैन सी ऑल आई। थैंक यू सो मच फॉर द रिस्पॉन्सेज। आप लोगों ने कंफर्मेशन दे दी है मुझे कि आप लोग मुझे सुन पा रहे हो और मुझे देख पा रहे हो। थम्स अप भी मिल गए हैं, बहुत सारे फायर इमोजीज और बहुत सारे हार्ट्स भी मिल गए हैं। थैंक यू सो मच फॉर द कंफर्मेशन। शुरू करते हैं, चलिए आज की क्लास। एक बहुत ही प्यारी स्टोरी हम लोग पढ़ने वाले हैं, दो स्टोरीज बल्कि राधा है मुझसे, क्योंकि टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग है। और हम ह्यूमंस का शुरुआत से, जब से उत्पत्ति हुई है हमारी, तब से हम लोग उड़ान को लेके बहुत ज्यादा एक्साइटेड रहते हैं, जैसे आप सब लोग इस उड़ान बैच के लिए एक्साइटेड रहते हो। नॉनदलेस उड़ान को लेके हम ह्यूमंस की बहुत तगड़ी इन्फैचुएशन रही है और हम लोगों ने फाइनली उड़ान को फिगर आउट कर लिया है। उसी एक तरह से इन्फैचुएशन को लेके दो चैप्टर्स आप पढ़ेंगे, जिसमें पहला चैप्टर है फर्स्ट फ्लाइट और दूसरा है द ब्लैक एरोप्लेन। ये जो फर्स्ट फ्लाइट चैप्टर आप पढ़ेंगे अभी, इसी के ऊपर आपकी बुक, आपकी जो मेन बुक है बच्चा भाटी, उसका नाम रखा गया है। तो आज उस कहानी को, नायाब कहानी को, एक बहुत ही खूबसूरत कहानी, उसको हम पढ़ेंगे। स्टार्ट कर रहा हूं इस क्लास को, बट आप लोग से स्टार्टिंग ऑफ विद द गेम, एक गेम के साथ चलिए शुरू करते हैं। थैंक यू सो मच। बदलाव लग रहा है आप लोगों को? हाँ, थोड़ा सा मैंने बाल कटा लिए हैं जरा आज, है ना, थोड़ा सा चेंज लग रहा होगा आप लोगों को, बट थैंक यू। थोड़ा रिफ्रेशिंग था, गर्मी बहुत हो रही थी, बाल बहुत ज्यादा हो रहे थे मेरे, तो मैंने आज सोचा आज जाके सब कटा देता हूं एकदम से, है ना। गुड, आई थिंक फॉर अ चेंज, या बहुत ही अजीब सा लग रहा हूं मैं? गुड इवनिंग, गुड नाइट, थैंक यू, सब बढ़िया। गुड नाइट कैसे बोल रहे हो तुम लोग यार? गुड नाइट बोला जाता है तब जब आप किसी को बाय बोल रहे हो, ठीक है। तो स्टार्ट करें फिर, चलिए हम। थैंक यू। गेम मत खिलाओ, क्या बात कर रहे हो यार, गेम नहीं खेलना तुम लोग को आज? हाँ, बता दो अगर नहीं खेलना है तो बता दो, फटाफट से बता दो। चलो शुरू करते हैं फिर हम आज की क्लास को। यस, थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट्स जो यू आर पोरिंग इन। आप सभी के कॉम्प्लीमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए शुरू करते हैं विद द गेम। गेम के साथ शुरू करते हैं, ऐसे यूजुअली हम लोग करते हैं। देन विल मूव ऑन टू आवर चैप्टर्स, रिस्पेक्टिव चैप्टर्स। एक बहुत ही मजेदार सा गेम आपके सामने आने वाला है। आपको मैं एक इमेज दिखाने वाला हूं सिर्फ 10 सेकंड के लिए। आपको ध्यान से उस इमेज को देखना है और फिर आई विल बी आस्किंग सर्टेन क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द इमेज, ठीक है? समझ में आ गया होगा? चीटिंग मत करना यार, क्योंकि चीटिंग करने का कोई पर्पस नहीं है। आप लोगों के लिए एक पर्सनल टेस्ट एक तरह से आप इसको मान सकते हो, एक पर्सनल एंगेजिंग गेम आप इसको मान सकते हो, बस। देयर इज नो रीजन टू चीट, ठीक है? रेडी, चलो हियर वी बिगिन। आप लोगों के सामने एक इमेज है, बड़े अच्छे से ध्यान से देखो इसको। चलिए ध्यान से देखो, 10 सेकंड के लिए इमेज आप लोगों के सामने है। ध्यान से देखिए। यस, देख लिया। ठीक है, द टाइम्स अप। अब अ कपल ऑफ क्वेश्चंस, अ फ्यू क्वेश्चंस ऑन योर वे। हाँ, पहला क्वेश्चन है बच्चा पार्टी, मुझे बताओ फटाफट से इस इमेज के बेस पर, हाउ मेनी बर्ड्स वर देयर इन द पिक्चर? इस पिक्चर में कितने बर्ड्स दिखे तुम लोग को? बताओ फटाफट से। हाँ, वेटिंग फॉर रिस्पॉन्सेस। ध्यान से बताना कितने बर्ड्स दिखे। वेटिंग। हाँ, अच्छा, तुम लोग बोल रहे हो पार्क दिख रहा है सर। ठीक है, पूरा सीन देखना था आप लोगों को और मेमोरी से बताना था कितने बर्ड्स हैं। कोई बोल रहा है 3 है, कोई बोल रहा है 2 ही हैं, कोई बोल रहा है 4 हैं। ठीक है, तो चलो, जनरली जो आप लोग बोल रहे हो वो ठीक है। अभी देखते हैं, अभी वापस आते हैं। दूसरा क्वेश्चन बताओ, ऑन विच साइड ऑफ द पिक्चर वॉज द ट्री? पिक्चर में किस साइड पे आपको एक बड़ा सा घना सा पेड़ दिखाई दिया? राइट पे, लेफ्ट पे, बॉटम पे, ऊपर, कहां एग्जैक्टली आपको एक बड़ा सा पेड़ दिखाई दिया? हाँ, एक बड़ा सा ट्री आपको दिखाई दिया होगा, बताइए कहां पर? बताओ फटाफट से बताओ।
कहां दिखा क्या? नहीं दिखा क्या? सर हमने देखी नहीं पिक्चर ऐसा हो गया क्या? ठीक है, जवाब मिल गया है मुझे इसका भी। ओके, थर्ड क्वेश्चन बताओ, वॉज द सन देयर इन द पिक्चर? क्या आपको पिक्चर में एक सन देखने के लिए मिला? यस या नो? बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, लेकिन क्योंकि मेमोरी बेस्ड है तो इसलिए थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है। अगर आप लोग को याद से आपने एक इमेज देखी, वो आपके दिमाग में सेट है अगर, तो आप शायद सोच पाओ थोड़ा सा, तो ऐसे करना था आपको। बताओ बताओ बताओ, यस या नो? था क्या? नहीं था क्या? नहीं, यस, नो, था ही नहीं सर सन तो रात में चला था ये वाला पिक्चर में जो भी हुआ था। ओके, लास्ट क्वेश्चन बताओ, हाउ मेनी डक्स वर देयर इन द पॉन्ड? पॉन्ड यानी कि तालाब, आपने एक तालाब देखा होगा पिक्चर में, उसके अंदर कितने डक्स थे आपको बताना है। सोच के जवाब देना, ये ट्रिकी वाला क्वेश्चन है चारों में। एक ये मुझे लग रहा है थोड़ा सा ऐसा क्वेश्चन है जहां पर आप लोग थोड़ा अटक सकते हो, बाकी तो इजी थे बिल्कुल, है ना। 3 कोई बोल रहा है, 3 डक्स, श्योर? श्योर अबाउट दैट? पक्का? चलो देखते हैं फिर, चारों क्वेश्चन के जवाब देखते हैं सबसे पहले। हाउ मेनी बर्ड्स? देखो 1 2 3, 3 तो दिख ही रहे थे, एक यहां बैठा हुआ था भाई एक और था, तो 4 वर्ड्स थे, ठीक है। 4 ऑफ देम वर देयर, 4 थे। नेक्स्ट, ऑन विच साइड ऑफ द पिक्चर वाज द ट्री? ट्री कहां था? घना सा बड़ा सा ट्री आपको दिखाई दिया लेफ्ट साइड पे, तो लेफ्ट पे था भाई ट्री, है ना। देन उसके बाद, वॉज द सन देयर इन द पिक्चर? सन था क्या पिक्चर में? यस, सन था भाई, हम लोगों ने मिस कर दिया शायद वो कोई बात नहीं, नॉनदलेस। आगे देखो, अब पूछा गया है कितने डक्स थे पॉन्ड में, तो पॉन्ड ये रहा, इसके अंदर डक्स कितने हैं भाई? ध्यान से देखोगे तो डक एक ही है, डकलिंग्स हैं दो, दो छोटे छोटे बच्चे हैं डक्स के, तो एक डक है, 2 डकलिंग्स है। जवाब ये था, ट्रिक क्वेश्चन था थोड़ा सा ये, इसमें शायद तुम लोग अटके हो थोड़े से। करेक्ट आंसर क्या हो गया भाई? 1 डक एंड 2 डकलिंग्स, ठीक है। यस, इजी। चारों जवाब सही दे दिया आप लोगों ने कि नहीं? एक बारी मुझे बता दो, दिए चारों जवाब सही? बढ़िया नहीं दिए तो इट्स ओके, कोई बात नहीं यार, चीटिंग नहीं होनी चाहिए थी बस। आप लोगों को क्या टेस्ट था, एक बार इमेज देखनी थी 10 सेकंड के लिए, उसके बाद ये चारों क्वेश्चन देखने थे, दोबारा बीच में इमेज नहीं देखनी थी। अगर दोबारा इमेज देखी है तो चारों जवाब सही भी दिए तो भी चीटिंग हो गई है। चीटिंग नहीं करना तुम लोग, चीटिंग नहीं करना, ठीक है। डन, ठीक है। 3 4 अबाउट 3 2 4 ऐसे रिस्पॉन्सेज दिए, सही है, बढ़िया है। एंजॉय किया आप लोगों ने इस गेम को, आई होप। मुझे बहुत मजा आया इस गेम को खेलने में, मैंने इसलिए आपको भी खिला दिया ठीक है। नाउ वी मूव ऑन टू अ कपल ऑफ वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चंस। कल आप लोगों ने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पढ़ा था और वहां पे वोकैबुलरी की इंपॉर्टेंस आप लोगों को मैंने बताई थी। आई होप आपको आरसी अच्छे से क्लियर है, आपने प्रैक्टिस भी कर ली होगी कंसर्न क्वेश्चंस की। अब चलिए मूविंग ऑन। शी इज गॉट द गिफ्ट ऑफ द गैब, शी कुड प्रॉब्ली सेल आइस टू एस्किमोज। यहां पर एक एक्सप्रेशन है, द गिफ्ट ऑफ द गैब। ये जो एक्सप्रेशन है इसका क्या मतलब है, ये आप लोगों को बताना है। द गिफ्ट ऑफ द गैब, इसका क्या मतलब है भाई? बताइए एक बारी फटाफट से। शीज गॉट द गिफ्ट ऑफ द गैब, गिफ्ट ऑफ द गैब का क्या मतलब है? बताइए फटाफट से बताइए। गिफ्ट ऑफ द गैब का मतलब क्या है, ये आप लोगों को बताना है। बताइए अगर बता सकते हैं आप तो। इजी है, मुझे लग रहा है बहुत ही आसान है ना। इजी है, एकदम इजी है। द गिफ्ट ऑफ द गैब, आप गिफ्ट ऑफ द गैब यूजुअली बोला जाता है ऐसे लोगों के लिए, जैसे कि अगर आप लोगों को कभी आपने सुना हो, अटल बिहारी वाजपेयी हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रहे हैं। अगर कभी आपने सुना हो, सैम बहादुर एक मूवी आई थी और ये मूवी बनी थी सैम मानेकशॉ, हमारे फील्ड मार्शल, इकलौते फील्ड मार्शल रहे हैं हमारी आर्मी के, सैम मानेकशॉ। वो भी एक लाजवाब गिफ्ट ऑफ द गैब के साथ पैदा हुए थे। तो गिफ्ट ऑफ द गैब ऐसे इंसान के लिए बोला जाता है जो कि एक बहुत ही अच्छा स्पीकर हो, एक बहुत ही अच्छा ओरेटर हो, एक ऐसा इंसान जिसको आप सुनते रहे और आपका सुनने में मन लगता रहे, मतलब आपको लगता रहे सुनते हुए से कि यार ये बोलता रहे बंदा, ऐसा कुछ अगर किसी के अंदर क्वालिटी हो। तो ऐसे बहुत सारे स्पीकर्स रहे हैं हिंदुस्तान में, अक्रॉस द वर्ल्ड, जिसके पास भी एक अच्छा स्किल है बोलने का, उसके लिए बोला जाता है द गिफ्ट ऑफ द गैब, है ना। सेंटेंस से भी समझ लिया होगा, शी इज गॉट द गिफ्ट ऑफ द गैब, उसके पास गिफ्ट ऑफ द गैब है। शी कुड प्रोबब्ली सेल आइस टू एस्किमोस, वो एस्किमोस को आइस बेच सकती है है ना। ऑप्शन ए, हैव द टैलेंट टू स्पीक वेल, इज द करेक्ट आंसर। 61%। अच्छा, बाकी बच्चों ने गड़बड़ करी, बट चलो अब सीख लेना इस एक्सप्रेशन को। नेक्स्ट है आपके सामने 4 PQRS, ये सेंटेंस के फ्रेगमेंट्स हैं, सेंटेंस के हिस्से हैं ये चारों। आपको इनको इस तरीके से अरेंज करना है कि एक मीनिंगफुल सेंटेंस निकल के आ जाए। ऑप्शंस भी हैं आपके पास, बताइए क्या जवाब बनता है, बताइए फटाफट से, बताइए 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 बताइए। इजी 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 इजी, ठीक है।
ये तो इजी होगा यार, ये तो बता ही सकते हो आप बिल्कुल। ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए क्या करना होता है, हमेशा सबसे पहले ये देखिए कि सबसे पहला पार्ट कौन सा बनता है। अगर सेंटेंस आपको बनाना है तो सबसे शुरुआत कहां से होगी उसकी, अगर ये आपने पिक कर लिया तो फिर आप इजीली पूरा सेंटेंस बना पाओगे, है ना। तो कुछ जो पार्ट्स हैं वो एब्रप्टली शुरू होंगे, कोई एक पार्ट ऐसा लग रहा होगा कि हाँ यार ये स्टार्टिंग वाला पॉइंट लग रहा है सही। देखो कैसे, दे डू रादर, ये तो नहीं लग रहा है यार, रादर आ रहा है, दे डू रादर, ये तो सेंटेंस के बीच में कहीं आना चाहिए। पीपल शुड बी, ये हो सकता है शुरुआत हो। देन व्हाट दे से, ये भी नहीं आया स्टार्टिंग वाला। जज्ड बाय व्हाट, ये भी नहीं है। तो करेक्ट आंसर क्या है, यहां से शुरुआत होनी चाहिए सेंटेंस की, यहां से सेंटेंस शुरू होना चाहिए। पीपल शुड बी, देन ये लास्ट वाला जज्ड बाय व्हाट दे डू रादर देन व्हाट दे से, ये चारों सीक्वेंस होना चाहिए। और ये सेंटेंस क्या बन गया, पीपल शुड बी जज्ड बाय व्हाट दे डू रादर देन व्हाट दे से। मतलब है लोगों को अगर आप जज करते हैं तो उनके एक्शन से करिए, जो वो बोलते हैं उससे नहीं। लोग बोलते हैं तो बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें हैं, बट उनके एक्शंस में हमें दिख जाता है कि वो कितना फॉलो करते हैं उसको। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया बच्चा पार्टी, क्यू एस पी एन आर, क्यू एस पी आर, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, बढ़िया। About 75% of you got it right. Now we move on to our first topic. एक बार स्टैंडिंग्स आप लोगों की आपको दिखा देता हूं मैं। ये अपडेट नहीं हुई है वैसे अभी तक, अब अपडेट हो जाएंगी मुझे लग रहा है। हाँ, अब अपडेट हो गई हैं। ओके, तो अविनाश, शौर्य गोला, ऋतुराज, सिया शर्मा, प्रतीक राठौड़, अंशुमन पटेल, निवेदिका शर्मा, मोहित कुमार, अथर्व सिंह, रुचिका भारद्वाज। वेल डन भाई, टॉप 10 को बधाई हो। और जो बाकी लोग कोशिश करते हैं उनको भी बधाई हो। अगर आप लोगों ने कोई गलती कर दी हो, इट्स ओके। ठीक है, स्टार्ट करें चलिए अब अपने पहले चैप्टर को। तो बच्चा पार्टी पहला जो पार्ट है इन दो स्टोरीज में से, 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग में, वो है हिज फर्स्ट फ्लाइट। फ्लाइट मतलब होता है उड़ान, उसकी पहली उड़ान। हमारे बैच के नाम से भी रिजेंबल करता है, और आपकी जो बुक का नाम है वो भी इसी चैप्टर के ऊपर रखा गया है। देयर इज अ रीजन टू इट, इसका एक रीजन है, एक बहुत ही शानदार कहानी है। स्टोरी इज अबाउट अ सीगल, एक बर्ड है स्टोरी में, एक सीगल है। सीगल क्या होता है, एक समुद्र पे के ऊपर जो उड़ती है ना, एक समुद्र के ऊपर उड़ने वाला एक पंछी रहता है, उसी के आसपास रहता है, उसको हम सीगल बोलते हैं। तो सीगल की एक कहानी, एक ऐसी सीगल जो कि उड़ नहीं पा रही है, फॉर सम रीजन इट्स नॉट एबल टू फ्लाई, किसी कारण से, किसी डर की वजह से उड़ नहीं पा रही है। और ये रिलेट करती है हम सब लोगों से। हम सब के जीवन में एक पॉइंट ऐसा आता है भाई, जहां पर हम लोगों को लगता है यार ये काम मेरे को करना है लेकिन मैं कर नहीं पाऊंगा इसको, कुछ कॉन्फिडेंस में हम लैक करते हैं, फॉर सम रीजन वी लैक बिहाइंड, है ना। कहीं हो सकता है आपने साइकिल चलाते हुए फेस किया हो सकता है स्विमिंग करते हुए फेस किया हो, लेकिन एक मन में डर सा रहता है यार ये नहीं हो पाएगा यार, दिक्कत हो जाएगी यार शायद। तो वो जो पहला एक्सपीरियंस, जब आप कुछ भी, जब आपने पहली बार एक्सपीरियंस किया होगा, उससे पहले जो डर लगता है ना, वो बेसिकली स्टोरी के अंदर बड़े अच्छे से आपको दिखेगा। वन, दूसरा, स्टोरी बड़े स्ट्रांगली आप लोगों को इस बारे में बताती है कि आप लोग जब उस डर के ऊपर जीत पा लेते हो ना, तो आप सेल्फ कॉन्फिडेंस पाते हो, एक कॉन्फिडेंस आपको मिलता है, और एक सेल्फ डिस्कवरी होती है। आप अपने आप को डिस्कवर करते हो, आप अपना रियल टैलेंट, अपना जो आपका पोटेंशियल है उसको डिस्कवर करते हो। उसके ऊपर ये कहानी बेस्ड है। और एक और चीज जो इससे स्टोरी से हमको मिलती है सीखने को, वो ये कि फैमिली की क्या इंपॉर्टेंस होती है। चाहे जो भी सिचुएशन हो, हमारी फैमिली हमेशा हमारे साथ रहती है, हमेशा हमको सपोर्ट करती है, हमेशा हमको बैक करती है, हमेशा हमारे लिए चेयर करती रहती है, राइट। तो वो फैमिली की इंपॉर्टेंस क्या होती है, ये भी इस कहानी में आप देखेंगे। ठीक है, अब मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या आपके साथ ऐसा कभी हुआ है कि यार आप कोई चीज ऐसा है जो करना चाहते हो बड़े स्ट्रांगली, हो सकता है अभी, हो सकता है पहले, लेकिन कर नहीं पा रहे थे, यार मेरे को डर लग रहा था सर, मैं नर्वस था बहुत ज्यादा, मैं नर्वस था, नर्वस थी। जल्दी से बताओ, ऐसा हुआ है कभी आपके साथ, कभी हुआ है क्या? एक बार ही बताओ अगर हुआ है तो। लुकिंग फॉर रिस्पॉन्सेज। हाँ, यस, बंजी जंपिंग करते हुए सर हुआ है सर मेरे साथ, ऐसा हुआ है सर मेरे साथ, बहुत बहुत बार हुआ है सर, ऐसा ही होता है मेरे साथ। तो फिर क्या आपने उस चीज को कर लिया अचीव, या अभी भी डर है मन में, अभी भी नहीं कर पाए हो? एक शब्द है, एक एक्सप्रेशन है इंग्लिश में, लीप ऑफ फेथ। एक लीप का मतलब होता है जंप, फेथ मतलब भरोसा, एक भरोसे वाली जंप। कई बार आपको ना नहीं पता होता क्या होगा, अंधेरे में एक तरह से जंप करना होता है आपको, एंड दिस इज नॉट लिटरली, सिंबॉलिक है ना। कई बार जंप करनी होती है भरोसे के ऊपर बस, और वो भरोसे की जो जंप है ना, वो बड़ी मुश्किल होती है कर पाना। ले पाए क्या आप? अचीव्ड सर, अचीव्ड। बंजी जंपिंग में, स्विमिंग करते हुए सर, एक डर है अभी भी, छिपकली से डर लगता है यार, छिपकली से डर तो कोई बात नहीं, चलो वो तो इट्स ओके। हाँ, एग्जाम में, ओ एग्जाम का डर, वो तो फेस करना पड़ेगा भाई, उसमें तो लेनी पड़ेगी क्लिप ऑफ फेथ। कर लिया है सर अचीव बाइक चलाने में। अच्छा, बाइक चलानी सीख ली तुम लोगों ने?
मेरे हिसाब से तुम लोग अभी 15-16 साल के होने चाहिए हो। हाँ, पब्लिक स्पीकिंग में, हाँ, स्टेज फियर होता है भाई, बिल्कुल राइट। तो आप सब लोग गुजरे हो ना इस फेज से, हम सब लोग की लाइफ में रिलेटेबल पॉइंट ये आया है, तो आपको स्टोरी इतनी रिलेटेबल लगेगी ना, आपको लगा यार मेरे साथ भी ऐसे हुआ था यार, मैं भी ऐसे ही फंसा था, है ना, तो यू रियलाइज दैट। अब चलिए मूव ऑन करते हैं। आज का जो लेक्चर आने वाला है उसमें मैं दोनों स्टोरीज कवर करने की कोशिश रहेगी मेरी, कर ही लेंगे हम लोग। तो मैं अबाउट 1.5 घंटे का लेक्चर लेने वाला हूं, 8:30 पे ही आप लोगों का लेक्चर खत्म होगा, ठीक है। रेडी रहिए उस चीज के लिए, सिट बैक एंड रिलैक्स, एक मूवी की तरह आपको फील होगा वैसे, बट जस्ट टू प्रिपेयर यू मेंटली फॉर दैट, ठीक है। स्टेज फियर, बाइक एंड कार का डर, ट्रैक्टर चलाते हुए अच्छा जी, पब्लिक स्पीकिंग में, कार ड्राइविंग में, काफी सारे बच्चे कार ड्राइविंग, हॉर्स राइडिंग में, अच्छा, स्टेज का डर, ठीक है यार, तुम सब लोगों के साथ ही हुआ है क्या? डेथ से लगता है सर डर मेरे को। अरे भाई डेथ से तो क्या ही डरना यार, जिस दिन आएगी आएगी, क्यों चिंता करते हो। ओके, मूविंग ऑन, चलिए स्टार्ट करते हैं स्टोरी को। जैसा मैंने आप लोगों को बताया, स्टोरी है, अब एक लियाम ओ'फ्लाहर्टी एक राइटर है, उन्होंने लिखा है। स्टोरी है एक यंग सीगल की जो कि डरता है उड़ने से, इज अफ्रेड टू फ्लाई, और कैसे वो इस डर के ऊपर जीत पाता है अपनी फैमिली के सपोर्ट से, एक प्लानिंग से, अभी पता चलेगा आपको कहानी में, और फाइनली अपनी पहली उड़ान भरता है तो कैसा मजा आता है। द स्टोरी टीचेस अस दैट सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड करेज कैन हेल्प अस ओवरकम फियर। सेल्फ कॉन्फिडेंस और करेज, बहादुरी से कई बार हम अपने डर के ऊपर जीत पा सकते हैं, और इंपॉर्टेंस ऑफ फैमिली को भी दिखाती है। स्टार्ट कर रहा हूं चलिए स्टोरी को, क्योंकि टाइम क्रंच रहेगा आज, आई विल बी प्रेस्ड फॉर टाइम, तो इसलिए बेयर विद मी, मेरा साथ दीजिएगा। मैं जो भी डिफिकल्ट वर्ड्स है वो भी आज लिख के लाया हूं, इसीलिए क्योंकि टाइम थोड़ा हमारे पास कम रहेगा दो टॉपिक्स के लिए, बट आपको मजा बहुत आएगा, ठीक है। स्टोरी एक रिमार्केबल स्टोरी इसलिए है, आपको बता देता हूं, क्योंकि ये स्टोरी एक बर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखी गई है। एक बर्ड जैसा जैसा सोच रहा है, जैसा जैसा महसूस कर रहा है, उसके एक्सपीरियंसेस लिखे गए हैं स्टोरी में, वो नरेट कर रहा है इस कहानी को एक तरह से, ठीक है। सॉरी, नरेट नहीं कर रहा है, मतलब उसके एक्सपीरियंसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से एक कहानी लिखी गई है। तो लेकिन कमाल की बात है कि इंसान ने कहानी लिखी है जो कि एक बर्ड की तरह कभी नहीं सोच सकता, लेकिन आपको एक सेकंड के लिए ऐसा महसूस नहीं होगा कहानी में कि यार ये एक बर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, ये फर्जी है बात, ऐसा महसूस नहीं होगा, इसलिए स्टोरी इतनी रिमार्केबल है। चलो स्टार्ट करते हैं फिर, बिगिनिंग विद इट। देखो ध्यान से देखो। द यंग सीगल वॉज अलोन ऑन हिज लेज। एक यंग सीगल था, एक बर्ड था, ऐसा पंछी था। सीगल एक समुद्री पंछी बोलते हैं इसको हम, ठीक है, समुद्र के ऊपर यूजुअली उड़ता है, ये समुद्र के आसपास ही रहता है, वहीं पर फिर ये उड़ान भर के अपने कुछ फिशेस को कैच करता है, उनको खा के पेट भरता है, ऐसा बर्ड होता है ये। तो एक यंग सीगल था, वॉज अलोन ऑन हिज लेज, वो अकेला था अपने लेज पे। लेज का मतलब क्या होता है भाई? तो लेज सिंपली मीन्स चट्टान का किनारा, क्लिफ एज, ठीक है। एक बड़ी सी चट्टान, उसका जो किनारा होगा ना उसको लेज बोलेंगे। ऐसे मान लो एक बड़ी सी चट्टान है ऐसे, ठीक है, एक ऐसी बड़ी सी सॉरी पार्डन माय ड्राइंग, देखो एक ऐसी बड़ी सी चट्टान है, इसका जो एक किनारा होगा ना इसको हम लेज बोलते हैं, लेज, ठीक है। तो एक सीगल था जो कि बिल्कुल अकेला था अपने लेज पे। His two brothers and his sister had already flown away the day before. इसके दो भाई बहन है ना, इसके दो ब्रदर्स हैं और एक सिस्टर है, वो दोनों ही एक दिन पहले इससे उड़ चुके हैं, ठीक है, फाइन। He had been afraid to fly with them. लेकिन इसको बड़ा डर लगता है उनके साथ उड़ान भरने में, ये नहीं भर पा रहा उनके साथ उड़ान, वो तो उड़ चुके हैं लेकिन ये अपनी पहली उड़ान नहीं भर पा रहा है, ठीक है। Somehow, when he had taken a little run forward to the brink of the ledge and attempted to flap his wings, he became afraid. For some reason, जब इसने उड़ान भरने की कोशिश करी ना, when he had taken a little run forward to the brink of the ledge, जब ये आगे आया और इसने अपनी किनारे पर आकर, इस लेज के ब्रिंक पर आकर, ब्रिंक मतलब होता है एज, किनारा, जब इस चट्टान के किनारे पर ये आया, एज पर आया भाग कर, and attempted to flap his wings, और इसने कोशिश करी अपने विंग्स को ऐसे फ्लैप करने की, he became afraid, इसको बड़ा डर सा लगा एकदम से। The great expanse of sea stretched down beneath, beneath मतलब होता है below, and it was such a long way down, miles down। इसको डर क्यों लगा? क्योंकि नीचे एक बहुत बड़ा एक्सपेंस ऑफ सी था। एक्सपेंस मतलब क्या होता है? वास्ट एरिया, विशाल विस्तार, मतलब समुद्र था दूर दूर तक, उस चट्टान के ठीक नीचे बहुत दूर दूर तक समुद्र था। तो इसको डर क्या लगा कि यार नीचे तो बहुत बड़ा समुद्र है, स्ट्रेच डाउन बिली, दूर दूर तक स्ट्रेच हो रहा है वो समुद्र। एंड इट वॉज सच अ लॉन्ग वे डाउन, माइल्स डाउन, और वो बहुत ही नीचे था, मीलों नीचे था। मतलब इसको डर किस चीज से है? हाइट से, और आगे समुद्र जो है उससे, ठीक है। बहुत सारे लोगों का फोबिया होता है ये। He felt certain that his wings would never support him, so he bent his head and ran away back to the little hole under the ledge where he slept at night.
अब इसको किसी कारण से लगा दैट हिज विंग्स वुड नेवर सपोर्ट हिम, उसको लगा यार मैं जब उड़ने की कोशिश करूंगा शायद मेरे विंग्स मुझे सपोर्ट नहीं करेंगे, मैं उड़ ही नहीं पाऊंगा। सो ही बेंट हिज हेड, इसलिए क्या करा, अपना सिर झुकाया नीचे, एंड रैन अवे बैक टू द लिटिल होल, और ये वापस मुड़ के उस लिटिल होल अंडर द लेज, इसका जो लेज है, जिस जगह किनारा चट्टान का है उसके ठीक नीचे एक जगह है, होल है एक छोटा सा, जहां पर ये रहता है, वेयर ही स्लेप्ट एट नाइट, ये वापस वहां पर चला गया बेचारा। ठीक है, ओके, आगे देखो अब। Even when each of his brothers and his little sister, जब इसके भाई और इसकी छोटी बहन, यानी कि जो इसके बड़े भाई थे वो तो उड़ना सीख ही गए थे, इससे एक छोटी बहन भी है इसकी जो कि उड़ना सीख गई। Even when each of his brothers and his little sister whose wings were far shorter than his own, जिसके विंग्स इससे कहीं छोटे थे, ran to the brink, वो ब्रिंक तक, बिल्कुल किनारे तक, ब्रिंक मतलब किनारा, वो किनारे तक पहुंचे, फ्लैप्ड देयर विंग्स, उन्होंने अपने विंग्स को ऐसे फ्लैप किया, फ्लू अवे, और वो उड़ गए। ही फेल्ड टू मस्टर अप द करेज टू टेक दैट प्लंज, ये फेल कर गया था मस्टर करने में, मस्टर मतलब इकट्ठा करने में, ये फेल कर गया था मस्टर करने में करेज को, इसके मन में जो हिम्मत थी उसको जुटा ही नहीं पाया ये, टू टेक दैट प्लंज, प्लंज मतलब होता है डाइव करना, छलांग लगाना, उस छलांग को लगाने के लिए जो हिम्मत चाहिए थी उसको इकट्ठा ही नहीं कर पा रहा था ये बेचारा, विच अपीयर टू हिम सो डेस्परेट, जो कि उसको बहुत ही ज्यादा डेस्परेट लग रही थी, जो कि उसको बहुत ज्यादा होपलेस लग रही थी कि यार ये तो नहीं हो पाएगा मुझसे, यार ये तो नहीं हो पाएगा, ऐसा डर लग रहा था। वैसे ही कुछ कुछ जैसे हम लोग को शायद पहली बार हुआ होगा कभी, मैं जब पहली बार सीख रहा था बाइक चलाने तो ऐसी डर था मन में, डर भी था साथ साथ एक्साइटमेंट भी थी, एक नर्वसनेस सी होती है ना, जो पता नहीं क्या होगा, पता नहीं हो पाएगा नहीं हो पाएगा ऐसे वाला। लेकिन ये बेचारा जब इसने कोशिश करी तो उड़ ही नहीं पा रहा था, हिम्मत ही नहीं जुटा पा रहा था उस उड़ान को लेने की, जंप नहीं लगा पा रहा था उड़ने के लिए, जंप तो लगानी पड़ेगी ना, एक बार जंप लगाओगे तब विंग शुरू होंगे फ्लैप करना, तो ये कर ही नहीं पा रहा था वो। देखो, हिज फादर एंड मदर हैड कम अराउंड कॉलिंग टू हिम श्रीली, अब जब इसके मम्मी पापा ने देखा इसको कि उड़ान नहीं भर पा रहा है, तो मम्मी पापा का नेचुरल रिएक्शन क्या होता है, जब आप कोई काम करने की कोशिश कर रहे होते हो लेकिन आप नहीं कर पाते, तो क्या करते हैं सबसे पहले, वो वही जो इसके पेरेंट्स करेंगे, दे हैड कम अराउंड कॉलिंग टू हिम श्रीली, वो इसके आसपास आए, कॉलिंग टू हिम श्रीली, श्रीली मतलब होता है एक जो बर्ड्स की टिपिकल सी आवाज होती है ना, एक स्ट्रीकिंग साउंड, वैसी आवाज में, हाई पिच साउंड में उसको एकदम से चीखते हुए पुकारा इन्होंने कि अरे क्या कर रहे हो तुम, उड़ते क्यों नहीं हो, ऐसे वाली आवाज में। ठीक है, दे हैड कम अराउंड कॉलिंग टू हिम श्रीली, तो पहले तो उसको श्रिल साउंड में उन्होंने आवाज दी कि उड़ो, फिर उसके बाद अपग्रेड किया इसको, ये वर्ड याद रखना, इंपॉर्टेंट वर्ड है, फिर इसको अपग्रेड किया। अपग्रेड करने का मतलब क्या होता है, स्कोल्ड करना, डांटना, फिर इसको डांट भी लगाई कि अरे उड़ो ना, क्यों नहीं उड़ रहे हो तुम, हैं कैसे खाओगे अगर उड़ोगे नहीं तो, एंड थ्रेटनिंग टू लेट हिम स्टॉप, और फिर उसके बाद इसको थ्रेटन किया, थ्रेटन मतलब होता है धमकी देना, फिर उसके बाद इसको धमकी भी दी टू लेट हिम स्टार्व, स्टार्व करने का मतलब क्या होता है, स्टार्व करने का मतलब होता है भूखा मार देना, एक तरह से भूखे रहना, ये भी बोला इसको कि अगर तू नहीं उड़ा, तो इसको थ्रेटन भी किया, धमकी भी दी कि अगर तू नहीं उड़ा तो तेरे को भूखा मार देंगे, हम तो नहीं खिलाएंगे तेरे को, तू उड़ेगा तो खुद जाके तू मछली पकड़ेगा खाएगा, हम तो नहीं खिलाने वाले तेरे को। ठीक है, वही सारे पैतरे जो पेरेंट्स यूजुअली अपनाते हैं, ऐसी तो करते हैं पेरेंट्स यार, है ना। तो पहले तो इसको आवाज लगाई, तीखी आवाज, फिर उसके बाद इसको डांट भी लगाई, फिर उसके बाद इसको धमकी भी दी कि अगर नहीं उड़ा तो भूखा मार देंगे। ठीक है, लेट हिम स्टार्व ऑन हिज लेज अनलेस ही फ्लू अवे, अनलेस का मतलब होता है अगर नहीं, इफ नॉट, इफ नॉट, इसको क्या धमकी दी, अगर नहीं उड़ा, इफ अगर वो नहीं उड़ा तो हम तेरे को भूखा मार देंगे, ये बोला इसको। बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम ही कुड नॉट मूव, बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम का मतलब होता है लेकिन, लाइफ ऑफ हिम यहां पर एक एक्सप्रेशन है जो कि थोड़ा सा इसमें डेस्परेशन ऐड कर रहा है बस, ही कुड नॉट फ्लाई, वो उड़ नहीं पाया, इसकी जगह अगर मैं ये बोल दूं बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम ही कुड नॉट मूव, मतलब वो पूरे जीवन का जोर लगा दिया उसने, बट वो हिल नहीं पाया, वो उड़ नहीं पाया बेचारा, ऐसा हो गया इसके साथ। That was 24 hours ago, ऐसा भी जो इसके पेरेंट्स ने आगे इसको डांट लगाई ये सब बोला था, वो भी 24 घंटे पहले हुआ था। Since then nobody had come near him, इसके बाद इसके आसपास भी नहीं आया है कोई, कहां पर है सब, the day before, अच्छा उसके बाद the day before all day long he had watched his parents flying about with his brothers and sister, अब एक दिन पहले ही जब इसके सारे भाई बहनों ने उड़ना सीख लिया था तो उसने अपने पेरेंट्स को देखा था अपने भाई बहनों के साथ उड़ते हुए, और उनको क्या क्या सिखाते हुए,
परफेक्टिंग देम इन द आर्ट ऑफ फ्लाइट, फ्लाइट मतलब उड़ना। और इसके पेरेंट्स इनके भाई बहनों को जिन्होंने अभी अभी उड़ना सीखा है उनको हेल्प करे थे उड़ने की कला को परफेक्ट करने के लिए कि और अच्छे से कैसे उड़े, सीखा था ना उन्होंने अभी अभी। और टीचिंग देम हाउ टू स्किम द वेव्स, स्किम द वेव्स का मतलब होता है कि वेव्स के ऊपर जस्ट ऊपर तेजी से उड़ना। क्यों? ताकि ये देख सके कि मछली कहां पर है और उसको पकड़ पाए। तो वेव्स को कैसे स्किम करना है ये भी सिखा रहे थे इसके पेरेंट्स उन बच्चों को जो उड़ना सीख गए थे। एंड हाउ टू डाइव फॉर फिश, और आखिरकार ये भी सिखा रहे थे कि कैसे जंप लगानी है पानी के अंदर एकदम से और फिश को पकड़ लेना है। ये सारी चीज एक दिन पहले इसके पेरेंट्स इनके भाई बहनों को जिन्होंने उड़ना सीख लिया वो सिखा रहे थे। अब क्या होता है? He had in fact seen his older brother catch his first herring and devour it. इसने एक चीज और देखी थी एक दिन पहले। क्या? इसने देखा था अपने बड़े भाई को कैच हिज फर्स्ट हेरिंग, हेरिंग मतलब होता है फिश, मछली, एक तरह की मछली होती है हेरिंग। एक दिन पहले इसने अपने बड़े भाई को एक मछली पकड़ते हुए देखा था एंड डिवाउर इट, और उसको खाते हुए भी देखा था। डिवाउर मतलब होता है बच्चा पार्टी बहुत ही लालची तरीके से खाना, गटक जाना, एक तरह से ठूस लेना। ठीक है, तो एक दिन पहले इसने देखा था कि मेरे बड़े भाई ने मछली पकड़ ली है और वो उसको गटक भी रहा है, बिल्कुल खा रहा है बहुत ही लालची तरीके से, जैसे भूखा इंसान खाएगा कोई। और स्टैंडिंग ऑन अ रॉक, एक रॉक पे खड़ा होकर खा रहा था। वाइल हिज पेरेंट्स सर्कल्ड अराउंड रेजिंग अ प्राउड कैकल, कैकल मतलब होता है तेज शोर मचाना, एक तरह से पुकार लगाना। अब भाई जब ये मछली खा रहा है ना तो इसके पेरेंट्स इसके चारों तरफ गोल 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 घूम रहे थे और एक देवर रेजिंग अ लाउड कैकल, और वो एक तेज शोर मचा रहे थे। क्या मतलब है इसका? जैसे आप कभी कोई अचीव करते हो ना कुछ, अगर कहीं स्कूल में फर्स्ट प्राइज आ गया, कोई कंपटीशन आपने जीत लिया, या कहीं कोई मैच में आपने अच्छा सा परफॉर्म कर दिया, कुछ भी ऐसा हुआ जो आपके लिए एक अचीवमेंट, आप खुश हो उसको लेके, तो भाई पेरेंट्स कैसे खुश होते हैं? ऐसे ही तो खुश होते हैं ना, कभी कुछ कर रहे होते हैं, कभी कुछ कर रहे होते हैं, बहुत शोर मचा रहे होते हैं ना, दे आर वेरी हैप्पी। ऐसे इसके पेरेंट्स इसको गोल 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 घूम रहे हैं, पूरी तेज गोल 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 घूम रहे हैं, और एक कैकल, दे आर रेजिंग अ लाउड कैकल मतलब शोर मचा रहे हैं, जैसे पंछी आवाज में करते हैं वैसे। ठीक है, समझ में आई बात यहां तक? एक बार मुझे बता दो, आई वांट टू सी। माउंटेन ड्यू, अच्छा ठीक है, यस, समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है। आई यू इन्वॉल्व इन द स्टोरी? स्टोरी में थोड़ा सा आनंद आया, अभी आपको और मजा आएगा वैसे। यस 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 यस, थोड़ा बुरा भी लग रहा होगा अभी बर्ड के लिए, बट यस। स्टोरी एंजॉय करो, चलो आगे, लेट्स कंटिन्यू। हाँ, समझ में आ रहा है आप लोगों को? ठीक है, ओके, मूविंग ऑन। अब आगे देखिए, all that morning the whole family had walked about on the big plateau midway down the opposite cliff, taunting him with his cowardice. अब क्या होता है भाई, 24 घंटे पहले इसको डांट पड़ी थी, आज क्या हो रहा है? ऑल दैट मॉर्निंग, पूरी सुबह, द होल फैमिली, पूरी फैमिली इसकी, हैड वॉक्ड अबाउट ऑन द बिग प्लेट्यू, वो वॉक करे थे बड़े से प्लेट्यू पे। प्लेट्यू क्या होता है? टेबल टॉप, आपने पढ़ा होगा ऐसा, एक बड़ी सी चट्टान का जो टॉप वाला पार्ट होता है ना, तो बड़े से प्लेट्यू पे जो कि मिडवे डाउन द अपोजिट क्लिफ, जो कि अपोजिट क्लिफ, क्लिफ मतलब एक खड़ी चट्टान, एक खड़ी चट्टान के जो टॉप वाला पार्ट है बिल्कुल, उस पे वो वॉक कर रहे थे बीच में। टॉन्टिंग हिम विद हिज कावर्डिस, टॉन्टिंग मतलब होता है मॉक करना, मजाक उड़ाना, इसको मोक कर रहे थे विद हिज कावर्डिस। कावर्डिस का मतलब क्या होता है भाई? कावर्डिस मतलब होता है कायरता, एक तरह से इसका मजाक उड़ा रहे थे, तू उड़ नहीं पाता बे, अरे उड़ नहीं आता तेरे को, हम तो देख कितना सारा उड़ लिए, मजाक उड़ा रहे थे एक तरह से सब मिलके इसका। क्यों? इसलिए नहीं कि मजाक उड़ाना था भाई, इसलिए कि क्या पता उस मजाक की वजह से फाइनली वो छलांग ले ली, इससे डर रहा था, है ना, तो सब इसका खूब मजाक उड़ा रहे थे अपोजिट वाले क्लिफ पे प्लेट्यू के ऊपर खड़े होकर। ठीक है, द सन वॉज नाउ असेंडिंग द स्काई, अब जिस जगह ये खड़ा था ना वहां पर सन असेंड कर रहा था, असेंड करना मतलब ऊपर चढ़ना है ऐसे, द सन वाज नाउ असेंडिंग मतलब ऊपर उठता हुआ, तो सन जो है ना वो ऊपर उठ रहा था, यानी कि मिड डे का समय कुछ आ गया, धूप का समय। द स्काई ब्लेजिंग ऑन हिज लेज, ब्लेजिंग मतलब होता है शाइनिंग ब्राइटली, तेज चमकता हुआ, और जिस लेज पे रहता है ना उस पे बहुत तेजी से चमक रहा था। दैट फेस द साउथ, वो लेज जो कि साउथ की तरफ फेस कर रहा था, यानी कि साउथ में सन असेंड कर रहा था, बहुत तेजी से धूप लग रही थी इसको। He felt the heat because he had not eaten since the previous nightfall. Nightfall मतलब होता है सनसेट। इसको बहुत ज्यादा धूप लग रही थी और ज्यादा गर्मी लग रही थी। क्यों? क्योंकि ये भूखा भी था, पिछली नाइटफॉल से इसने खाया नहीं था एक तरह से कुछ भी। ठीक है, He stepped slowly out to the, अब देखो इसकी करतब देखना तुम, अब जैसे घर पे एक बच्चा होता है 3-4 बच्चों के बीच में, और पेरेंट्स थोड़ा सा उससे अगर कुछ ऐसा उससे थोड़ा सा टोंट वगैरह कर रहे होते हैं उसको, तो वो क्या अटकेलिया करता है ना, क्या करता है वो, देखो
कैसे कैसे करता है वो? He stepped slowly out to the brink of the ledge. अब ये क्या करता है, ये धीरे से बिल्कुल स्लोली ब्रिंक ऑफ द लेज पे, जो लेज का किनारा है, ब्रिंक मतलब कॉर्नर, एज, जो एज है इस लेज का जहां पर ये रहता है चट्टान का, वहां पर जाता है. एंड स्टैंडिंग ऑन वन लेग विद अदर लेग हिडन अंडर हिज विंग, और एक पैर पे खड़ा हो जाता है, दूसरा पैर अपने विंग में छिपा लेता है. ठीक है. देन द अदर विंग ही क्लोज्ड वन आई, फिर इसने अपनी एक आंख क्लोज करी. देन द अदर, फिर दूसरी आंख क्लोज करी. एंड प्रिटेंडेड टू बी फॉलिंग अस्लीप, और ऐसे एक्टिंग करी, ऐसे एक्ट करा, ऐसे दिखाया कि सो रहा हूं मैं तो ऐसे. मतलब ये पता नहीं क्या पर्पस है इसका ऐसा करने का, पर ये चट्टान के किनारे पे गया, उसी चट्टान पे जिसके अपोजिट इसकी पूरी फैमिली है, वहां पर गया, ऐसे एक पैर उठाया, पहले आपको पैर दिखा नहीं पा रहा, सॉरी मैं, एक पैर उठाया, अपना विंग छिपाया, एक पैर पे खड़ा हुआ, एक पैर अपने विंग में छिपाया, फिर एक बार आंख बंद करी, फिर दूसरी आंख बंद करी, और ऐसे एक्टिंग करी मैं सो रहा हूं. स्टिल दे टुक नो नोटिस ऑफ हिम, इसको लगा मुझे सब नोट करेंगे, जाके मुझे देखेंगे कि क्या कर रहा हूं मैं. किसी ने ध्यान ही नहीं दिया इसकी तरफ. कर ले तू जो करना है, सो जा, लेट जा, गिर जा, कुछ ही कर ले तू. ऐसा कर दिया. He saw his two brothers and his sister lying on the plateau dozing with their heads sunk. Dozing मतलब होता है स्लीपिंग. अब इसने क्या नोटिस किया, इसने देखा कि इसके भाई बहन क्या कर रहे हैं. He noticed his two brothers and sister. इसने दो भाई और बहनों के जो तीन का जोड़ा है, इनको नोटिस किया प्लेट्यू पे, डोजिंग विद देयर हेड संक इन देयर नेक्स. वो सो रहे थे अपने हेड को अपनी ऐसे इसमें नेक में सिंक करके. सिंक मतलब संक पास्ट फॉर्म है डूब, सिंक की, ये वर्ड सुना होगा आपने, सिंक. तो उन्होंने क्या करा था, अपनी गर्दन छुपा रखी थी, अपनी गर्दन, अपना जो सिर है, हेड जो है, उसको अपनी गर्दन में छुपा रखा था, और सो रहे थे आराम से. ठीक है. Into their heads. His father was preening the feathers on his white beak. इसके पिताजी क्या कर रहे थे, अपने फेदर्स को क्लीन कर रहे थे, प्रीन कर रहे थे. प्रीन मतलब क्लीनिंग. ठीक है, अपनी बीक से. ठीक है. तो इसके पिताजी क्या कर रहे थे, अपने फेदर्स को ऐसे ऐसे अपनी चोंच से, बीक मतलब होता है चोंच, अपनी बीक से क्लीन कर रहे थे. फेदर्स ऑन हिज, क्लीनिंग द फेदर्स ऑन हिज व्हाइट बैक, अपने व्हाइट बैक पे फेदर्स को क्लीन कर रहे थे वो. ठीक है. आगे देखो अब. Only his mother was looking at him. सिर्फ माँ ही काम आती है भाई ऐसे टाइम पे, और कोई देखता भी नहीं है ना. सब लोग अपने मजे में डूबे हैं, बस इसकी माँ इसकी तरफ देख रही है. Only his mother was looking at him. She was standing on a little high hump on the plateau, her white breast thrust forward. अब इसकी माताजी क्या कर रही थी, वो खड़ी हुई थी एक लिटिल हाई हम्प पे. हम्प क्या होता है, एक छोटा सा मोल्ड, उभरा हुआ हिस्सा, मतलब अपोजिट प्लेट्यू पे एक हिस्सा ऐसे उभरा हुआ था, उस पे इसकी माताजी खड़ी हुई थी. हर व्हाइट ब्रेस्ट थ्रस्ट फॉरवर्ड, और इनका जो ये ब्रेस्ट वाला पोर्शन है, ये जो आगे वाला पोर्शन है, ये ऐसे आगे की तरफ उभरा हुआ था, आगे की तरफ निकला हुआ था. ठीक है, मतलब इसी की तरफ देख रही थी, कुल मिला के पूरा फोकस इस पे था. नाउ एंड अगेन शी टोर, अब ये कुछ कर रही है, ध्यान से समझना क्या कर रही है, इंपॉर्टेंट पोर्शन है चैप्टर का. नाउ एंड अगेन शी टोर एट अ पीस ऑफ फिश दैट ले एट हर फीट एंड देन स्क्रैप्ड ईच साइड ऑफ हर बीक ऑन द रॉक. द साइट ऑफ द फूड मैडन्ड हिम. क्या कर रही थी इसकी मम्मी, नाउ एंड अगेन शी टोर एट अ पीस ऑफ फिश. नाउ एंड अगेन मतलब बीच बीच में, है ना, जब खड़ी हुई थी देख रही थी इसको, तो बीच बीच में क्या कर रही थी, शी टोर एट अ पीस ऑफ फिश. वो साइड में रखी एक पीस ऑफ फिश को टीयर कर रही थी ऐसे एट हर फीट एंड देन स्क्रेप्ड ईच साइड ऑफ हर बीक. और बीक मतलब होता है चोंच, और फिर अपनी जो बीक है उसकी दोनों साइड को ऐसे स्क्रेप कर रही थी, जमीन से, रॉक से ऐसे स्क्रेप कर रही थी. स्क्रेप करना मतलब रगड़ना, है ना, ऐसे रगड़ रही थी अपनी बीक को, अपनी चोंच को रॉक पे रगड़ रही थी. पीस लिया ये फिश का, फिर अपनी चोंच को ऐसे रगड़ा. ठीक है. ऑन द रॉक द साइट ऑफ द फूड मैडन्ड हिम. अब जैसी इसने देखा ना, फिश खा रही है मेरी मां, खाना खा रही है मेरी मां, द साइट ऑफ द फूड मैडन्ड हिम. इसको साइट देखते ही पगला सा गया, बेचैन हो गया बहुत ज्यादा, क्योंकि बेचारा भूखा था, है ना. अब तुम इमेजिन करो कि तुम 24 घंटे से तुमने खाना नहीं खाया है. ठीक है, एक दिन के पूरे भूखे हो, कोई है भी नहीं घर वाला, और तुम नोटिस करते हो किसी बच्चे को, किसी इंसान को अपने आसपास दाल खाते हुए, दाल मखनी खाते हुए, नान के साथ चल रही है, पनीर भी खा रहा है, रायता भी है साथ में, रसगुल्ले भी पाड़ रहा है साथ में, है ना, मतलब सब कुछ खा रहा है वो एक तरह से. तुम्हारी तो जान निकल जाएगी एकदम से, है ना, भूख लगेगी बहुत तेज. एक तो भूखे, ऊपर से तुम्हारा फेवरेट खाना खा रहा है कोई, मान लो ऐसा हो गया इसके साथ. अब क्या हुआ, हाउ ही लव टू टीयर फूड दैट वे. इसको याद आ गया कि इस तरीके से तो मैं खाना खाता हूं, इस तरीके से तो मैं फिश को टीयर करता हूं. हाउ ही लव टू टीयर फूड दैट वे, स्क्रैपिंग हिज बीक नाउ एंड अगेन टू वेट इट. और एग्जैक्टली जैसे इसकी मां कर रही थी ना, वो पीस ऑफ फिश को ऐसे
पहले तो अपनी टीयर कर रही थी, फिर स्क्रैप भी कर रही थी, रगड़ भी रही थी रॉक के साथ। ऐसे ही स्क्रैपिंग हिज बीक नाउ एंड अगेन, ये भी अपनी बीक को स्क्रैप करता था, रगड़ता था, टू वेट इट। वेट का मतलब होता है शार्प करने के लिए, तेज करना, नुकीला करना। ये क्यों करता था ऐसे, रॉक पे क्यों रगड़ता था, स्क्रैप क्यों करता था बीक को, ताकि थोड़ी शार्प हो जाए वो, है ना, आसानी हो उसको फिश काटने में, राइट। एग्जैक्टली इसी तरीके से ये खाना खाता था। ठीक है, इसको याद आ गया सब, वो बेचारे को कैसे खेल रहे हैं इसके साथ, है ना। गलत बात नहीं है ऐसे करना किसी के साथ, बहुत ही ज्यादा दुखी कर दिया है इसको। ठीक है, समझ गए यहां तक, क्वेश्चंस के जवाब दे दोगे। अब सिचुएशन बहुत डेस्परेट हो चुकी है भाई, उड़ नहीं पा रहा है एक तो बंदा, ऊपर से एक भूखा भी है 24 घंटे से, और इसके पेरेंट्स, इसकी फैमिली पूरे साथ नहीं है, इसके अपोजिट तरफ है। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन के जवाब दो फटाफट से। व्हाट वाज द यंग सीगल्स मेन फियर, ये जो यंग सीगल था इसका मेन डर क्या, चलो ये वाला क्वेश्चन तो ऐसे ही बता दो। व्हाट वाज हिज मेन फियर, क्या डर था इसका मेन, सबसे ज्यादा किस चीज से डरता था ये। दे इग्नोर्ड हिम कंप्लीटली, इस बात से, द डेप्थ ऑफ द सी बिलो, द स्ट्रेंथ ऑफ द विंड, द नॉइस ऑफ द वेव्स, किस चीज से सबसे ज्यादा डरता था, क्यों नहीं उड़ान भर पा रहा था अपनी, बताइए फटाफट से। बेचारा लग रहा है उसके लिए, बहुत ही बुरा फील हो रहा है। ऐसा तो हमारे साथ भी होता है सर कभी कभी, सर आई कैन रिलेट बोल रहा है कोई अरे सॉरी यार, है ना, अभी देखो कुछ कारण से हो रहा है सब कुछ। करेक्ट आंसर बिल्कुल सही, द डेप्थ ऑफ द सी बिलो, जो समुद्र की गहराई है नीचे वो। हाउ डिड द यंग सीगल्स फैमिली रिएक्ट टू हिज इनएबिलिटी टू फ्लाई, यंग सीगल की जो फैमिली है वो कैसे रिएक्ट करती है इसकी इनएबिलिटी टू फ्लाई पे, ये जो उड़ नहीं पा रहा है उस पे कैसे रिएक्ट कर रही है इसकी फैमिली। ऑप्शन ए, दे इग्नोर्ड हिम कंप्लीटली, ऑप्शन बी, दे एनकरेज्ड हिम जेंटली, ऑप्शन सी, दे अपब्रेडेड एंड थ्रेटेंड हिम, ऑप्शन डी, दे ट्राइड टू कैरी हिम अवे। बताइए बताइए जी, बताइए फटाफट से। हाउ डू दे रिएक्ट, कैसे रिएक्ट करते हैं भाई वो, बड़ा सिंपल है आई बिलीव। दे इग्नोर्ड हिम, उसको इग्नोर कर दिया गया। मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन पिक करना है, ध्यान रखिए, हो सकता है एक से ज्यादा ऑप्शन आपको सही लग रहा हो, बट यू हैव टू पिक द मोस्ट सुटेबल ऑप्शन, ध्यान रखिएगा। ठीक है, दे इग्नोर्ड हिम कंप्लीटली, दे एनकरेज्ड हिम जेंटली, दे अपब्रेडेड एंड थ्रेटेंड हिम, दे ट्राइड टू कैरी हिम अवे। करेक्ट आंसर क्या बच्चा पार्टी, देखो इग्नोर भी किया उसको अपोजिट प्लेट्यू पे जाकर, एनकरेज भी किया उसके पेरेंट्स ने उसको सॉफ्टली, ये भी गलत नहीं है, लेकिन पूरी फैमिली की बात हो रही है ना। दे अपब्रेडेड एंड थ्रेटेंड हिम, दे ट्राइड टू कैरी हिम अवे। क्या है बच्चा पार्टी, करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन सी, अपब्रेड और थ्रेटन किया। जिसके पेरेंट्स ने आगे सबसे पहले क्या किया, श्रीलीज को आवाज दी, फिर उसको डांट लगाई और फिर उसको थ्रेटन भी किया कि तेरे को भूखा मार देंगे। फाइन, फिर अपोजिट प्लेट्यू पे जब गए तो इग्नोर भी किया इसको। ऑप्शन सी मोस्ट अप्रोप्रिएट है, हालांकि तीन ऑप्शंस आपको काफी क्लोजली सही लग रहे होंगे। ठीक है, नेक्स्ट, Why did the young seagull feel the heat as the sun ascended the sky? ये यंग सीगल को हीट क्यों फील हो रही थी जैसे जैसे सूरज ऊपर बढ़ रहा था, ये ऐसे ही बता दो। Because he was not used to the warmth, because he had not eaten since the previous nightfall, because he was sick, because he was sitting on a rock. फटाफट से बताइए भाई, क्या लगता है आपको जवाब। ठीक है, सिंपल, करेक्ट आंसर बिल्कुल सही, बिकॉज ही हैड नॉट ईटन सिंस द प्रीवियस नाइटफॉल, क्योंकि एक रात पहले से खाया नहीं था इसने, एक लास्ट जो सनसेट हुआ था उसके बाद तो मिला ही नहीं था इसको बेचारे को खाना। आगे देखते हैं, चलिए कहानी है ना, आई एम श्योर आप सब लोग भी उत्सुक होंगे, डेस्परेट होंगे कि आगे क्या हुआ जानने के लिए। अब देखो स्टोरी का टर्निंग पॉइंट आता है इस टाइम, और आपको शायद एक मोमेंट ऑफ रेवलेशन भी मिले, मजा आएगा आपको। देखिए अब क्या होता है भाई, गा 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 ही क्राइड। अब जब इसकी माता जी खा रही थी और इसको महसूस हो रहा था कि यार ऐसे तो मैं खाता था, तो इसने क्या बोला, गा 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 ही क्राइड बेगिंग हर टू ब्रिंग हिम सम फूड। इसने जो भी पंछियों की आवाज होती है उसमें बोला कि अरे मेरे को खाना दे दो, बेग किया एक तरह से अपनी मां से कि मेरे को खाना दे दो। सामने से क्या जवाब आया, गा कोला। शी स्क्रीम्ड बैक डिरेसिवली, डिरेसिवली मतलब मोकिंगली, मजाक उड़ाते हुए किसी का। तो इसकी मां सामने जवाब देती है, गा कोला, अब नहीं मिलेगा तेरे को खाना, चल। बट ही केप्ट कॉलिंग प्लेंटिवली, प्लेंटिवली मतलब होता है दुख भरे स्वर में, किसी को रिक्वेस्ट करते हुए एक तरह से, लेकिन ये आवाज देता रहा, मां प्लीज थोड़ा सा दे दो, थोड़ा सा प्लीज, थोड़ा सा खिला दो प्लीज, थोड़ा सा खिला दो। बट ही केप्ट कॉलिंग प्लेंटिवली एंड आफ्टर अ मिनट और सो ही अटर्ड अ जॉयफुल स्क्रीम, और लगभग 1 मिनट के बाद ही अटर्ड, अटर्ड मतलब होता है बोलना, यहां पर होगा चीखना, ही अटर्ड अ जॉयफुल स्क्रीम, स्क्रीम मतलब चीखना। इसके मुंह से एक बहुत ही जॉयफुल, खुशी भरी स्क्रीम निकली, चीख निकली, किसके मुंह से, ये जो बर्ड है सीगल जो वेट कर रहा है खाने का। His mother had picked up a piece of the fish and was flying across to him with it. इसकी माताजी ने एक पीस ऑफ फिश उठाया था और इसी की तरफ उड़ना शुरू कर दिया था, मिलने वाला है शायद खाना है।
ही लीन्ड आउट ईगरली, ये क्या करता है अब आगे झुकता है। लीन्ड मतलब होता है झुकना, लीन्ड मतलब होता है झुकना। अब जैसे उसको दिखा कि खाना मिलने वाला है, ये यहां लेज पे किनारे पे थोड़ा आगे की तरफ झुकता है, ऐसे ऐसे ईगरली, बड़े उत्सुकता से कि खाना मिल जाएगा, खाना मिल जाएगा, है ना। टैपिंग द रॉक विद हिज फीट, और ये रॉक को ऐसे टैप कर रहा है, ऐसे मतलब ये टॉप पार्ट है इसका बार बार ऐसे आगे की तरफ झुक रहा है, तो ऐसे टैप करने की कोशिश कर रहा है, ऐसे 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 कर रहा है बिल्कुल कि मिल जाए मेरे को, पास ले आने की कोशिश कर रहा है मुंह को। टैपिंग द रॉक विद हिज फीट ट्राइंग टू गेट नियरर टू हर एज शी फ्लू अक्रॉस, और ये क्या कोशिश कर रहा है कि मैं थोड़ा और पास पहुंच जाऊं मां के, जैसे वो मेरे पास आए, ठीक है। बट वेन शी वॉज जस्ट अपोजिट टू हिम, लेकिन जब इसकी मां जस्ट बिल्कुल इसके अपोजिट पहुंची, बिल्कुल इसके पास पहुंची, जैसा आप इमेज में देख रहे हो, शी हॉल्टेड, वो रुक गई, तेजी कर दी इसकी मां ने, वहीं पर रुक गई एग्जैक्टली, इसके पास ही नहीं आई, मतलब इसकी बीक के बिल्कुल रीच में पहुंच गई। ऐसे मान लो जैसे यहां पर वो है इसकी बीक, सामने फिश है ऐसे ऐसे, ये जस्ट बिल्कुल थोड़ा सा ही दूर है, बिल्कुल वहां पर रुक गई इसकी मां। The piece of the fish in her beak almost within the reach of his beak, जो ये पीस इसकी मां के बीक में है, चोंच में है, वो लगभग इसकी रीच में ही है, लगभग, बस थोड़ा सा दूर है। फिर क्या हुआ? He waited a moment in surprise, अब कुछ देर के लिए तो इसने वेट किया सरप्राइज में कि मां खाना क्यों नहीं दे रही है। Wondering why she did not come nearer, इस बात पे वंडर कर रहा था, इस बात पे हैरत जता रहा था कि इसकी मां पास क्यों नहीं आ रही है। And then, maddened by hunger, he dived at the fish, और फिर लगभग बेचैन होकर, उत्सुक होकर ही dived, ऐसे 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 करते हुए ये कूद गया नीचे भाई। फाइनली वो जो अभी तक कूदा नहीं था चट्टान से नीचे, एक बार प्लंज ली थी इसने, वो कूद गया नीचे, फाइनली जंप लगा दी इसने नीचे। With a loud scream, he felt outwards and downwards into the space. बहुत तेज चीख के साथ, एक लाउड स्क्रीम के साथ, ये बाहर की तरफ, आउटवर्ड्स की तरफ गिर रहा था, एंड डाउनवर्ड्स, और नीचे की तरफ गिर रहा था, ऐसे गिर रहा था ये नीचे की तरफ, into the space. Then a monstrous terror seized him. फिर एक monstrous terror मतलब बहुत ही भयंकर डर, खतरनाक डर। टेरर मतलब होता है डर, टेरर मतलब क्या होता है? डर, एक खतरनाक डर, मॉन्स्टर्स टेरर बोला, डर भी ऐसा कि बिल्कुल खतरनाक, वो डर सीज्ड हिम। सीज का मतलब है टुक होल्ड ऑफ हिम, टुक होल्ड ऑफ हिम, एक बहुत ही खतरनाक डर इसको लगा। एंड हिज हार्ट स्टूड स्टिल, और इसका हार्ट एकदम से स्टिल, रुक गया एक तरह से, इसका दिल एकदम लगभग रुक गया। का मतलब क्या है? असली में नहीं रुकना, रुक गया का मतलब है कि जैसे आप बहुत ज्यादा डर जाओ तो ऐसे लगता है कि दिल से रुक गया, ऐसा हो गया इसके साथ। ही कुड हियर नथिंग, इसको कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। बट इट ओनली लास्टेड अ मिनट, लेकिन ये सब जो हुआ, इट ओनली लास्टेड अ मिनट, सिर्फ 1 मिनट के लिए ऐसा हुआ। द नेक्स्ट मोमेंट ही फेल्ट हिज विंग्स स्प्रेड आउटवर्ड्स, अगले ही क्षण इसको क्या महसूस हुआ कि इसके विंग्स ऐसे बाहर की तरफ फैल रहे हैं। द विंड रश्ड अगेंस्ट हिज ब्रेस्ट फेदर्स, जो विंड है वो इसके ब्रेस्ट फेदर्स की तरफ से ऐसे मूव कर रही है, हवा यानी कि यहां से पास ऑन कर रही है। देन अंडर हिज स्टमक एंड अगेंस्ट हिज विंग्स, फिर इसको महसूस हुआ कि इसके पेट के नीचे जा रही है हवा, फिर इसके विंग्स के साथ जा रही है हवा, ये महसूस हुआ इसको अगले क्षण। ही कुड फील द टिप्स ऑफ हिज विंग्स कटिंग थ्रू द एयर, इसको ये भी महसूस हुआ फिर कि इसके जो विंग्स के टिप्स हैं वो हवा के अगेंस्ट ऐसे 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 कट कर रहे हैं हवा को। He was not falling headlong now. Headlong का मतलब होता है सर के बल। अब ये सिर के बल नीचे नहीं गिर रहा था, बहुत अभी तक तो गिरा था ना नीचे, अब इसके विंग्स ओपन हो गए हैं, हवा जा रही है उनसे, और अब ये नीचे नहीं गिर रहा है। He was soaring gradually downwards and outwards. Soaring मतलब होता है उड़ना, अब ये उड़ रहा था धीरे धीरे नीचे की तरफ, downwards and outwards, यानी कि अब जैसे ही नीचे गिरा था ना ऐसे, अब ये धीरे धीरे ऐसे 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 सोर कर रहा था, उड़ रहा था भाई। He was no longer afraid, अब इसको डर नहीं लग रहा था। He just felt a bit dizzy, इसको बस थोड़ा डिजी मतलब क्या होता है? जब आपको चक्कर से आए, चक्कर आ जाए आप, इसको बस थोड़ा डिजी सा महसूस हो रहा था। And then he flapped his wings once and he soared upwards, फिर इसने अपने विंग्स को ऐसे फ्लैप किया और ये यूं ऊपर उड़ा, एक बारी यूं उड़ान भर दी इसने। गा कोला हिज मदर सूप पास्ट हिम, सूप पास्ट का मतलब होता है तेजी से बराबर से उड़ना। जैसे ही इसने एक बारी ऊपर की तरफ उड़े ना ये विंग्स खुले इसके, इसकी माता जी यूं इसके बराबर से उड़ के गई, जुप करके। हर विंग्स मेकिंग अ लाउड नॉइस, उनके जो विंग्स है बहुत तेज आवाज करते हुए इसके बराबर से उड़ी वो। ही आंसर्ड हर विद अनदर स्क्रीम, और इसने भी उनकी जो चीख उन्होंने मारी ना एकदम से खुशी में, इसने भी जवाब दिया उसका एक और चीख से, एक और स्क्रीम से। देन हिज फादर फ्लो ओवर हिम स्क्रीमिंग, फिर इसके पिताजी इसके ऊपर उड़ते हुए गए चीखते हुए, सब देख रहे थे इसको।
He saw his two brothers and his sister flying around him, curveting, banking, soaring and driving. समझना ध्यान, डाइविंग समझना ध्यान से, इसका मतलब अब इसके जो भाई बहन थे ना, उन्होंने क्या किया, फ्लाइंग अराउंड हिम, चारों इसके आसपास उड़ने लगे। क्या करते हुए, कर्वेटिंग। कर्वेटिंग मतलब होता है कलाबाजी करना, ऐसे ऐसे, जैसे आप कोई उड़ना अगर सीख ले तो आपने देखा है जेट जो होता है वो कभी ऐसे करता है, कभी ऐसे करता है, कभी ऐसे आता है, कभी ऐसे आता है। तो जो इसके भाई बहन थे ना, वो कर्वेट करने लगे इसके आसपास, ऐसे 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 उड़ने लगे। बैंकिंग, एक तरफ झुकने लगे। बैंकिंग करना मतलब उड़ते हुए एक तरफ झुकना। जब जहाज एक तरफ ऐसे झुकता है तो बोलते हैं बैंक कर रहा है जहाज। तो बैंकिंग मतलब एक तरफ टर्न साइडवेज, एक तरफ मुड़ा ऐसे। एंड सोरिंग, सोरिंग मतलब ऊपर उड़ना। एंड डाइविंग, और फिर नीचे जाना। तो इसके भाई बहन जो थे ना, वो पूरा सेलिब्रेट कर रहे थे, कभी ऐसे, कभी ऐसे, कभी ऐसे, कभी कुछ ऐसे करते हुए पूरा। Then he completely forgot that he had not always been able to fly. और फिर ये भूल गया थोड़ी देर के लिए कि इसको कभी उड़ना आता ही नहीं था। आज ये पहली बार उड़ रहा था, ये भूल गया ये, क्योंकि इसको मजा इतना आ रहा था। And commended himself to dive, soar and curve, streaking shrilly. और इसने अपने आप को कमेंड किया, अपने आप को एक तरह से अप्रिशिएट किया, अगर मैं उड़ रहा हूं, अप्रिशिएट किया अपने आप को। टू डाइव, सोर एंड कर्व, जंप लगाने के लिए, उड़ने के लिए, मुड़ने के लिए। स्ट्रीकिंग श्रिली, कैसे कमेंट किया अपने आप को, तेज चिल्लाकर। स्ट्रीक किया इसने, चीखा एक, है ना, श्रिल साउंड में जैसे बर्ड करते हैं। He was near the sea now, flying straight over it. अब ये समुद्र के पास था, बिल्कुल उसके ऊपर उड़ रहा था। फेसिंग स्ट्रेट आउट ओवर द ओशन, सीधा ओशन की तरफ, उसी ओशन से जिससे डरता था ये। He saw vast green sea beneath him. अब इसको वही बड़ा सा, वास्ट मतलब बहुत बड़ा, ग्रीन सी दिख रहा था अपने नीचे, ठीक नीचे, beneath मतलब नीचे। With little ridges moving over it, और समुद्र के ऊपर थोड़े थोड़े ridges मूव कर रहे थे। ridges मतलब क्या होता है, लहरों की धारियां, ऐसे, ये जो आप देख रहे हो, ये थोड़ी थोड़ी धारियां उसको दिख रही थी वेव्स की। And he turned his beak sideways and cowed amusedly. अब ऐसे उड़ रहा है ये समुद्र के ऊपर, नीचे लहरें दिख रही हैं, तो इसने ऐसे साइड में बीक किया अपने और ऐसे चीख मारी एक बारी, खुशी में चीख मारी बस एक बारी। Cowed amusedly, amusedly मतलब खुशी से। Cowed मतलब काव काव, जैसे काउड वो साउंड होता है ना कौवे का, वो वाला साउंड जैसे एक तरह से मान सकते हो आप। एक तरह से उसने चीख मारी फिर से, और खुशी की चीख मारी एक तरह से, काव 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 करता रहा साइड देख के, है ना, मजा आ रहा है उड़ने में। His parents and his brothers and sister had landed on this green flooring ahead of him. इसके जो पेरेंट्स थे, भाई बहन थे, वो आगे ही इसके ग्रीन फ्लोरिंग, ग्रीन फ्लोरिंग मतलब समुद्र की जो ग्रीन सतह है उसको ग्रीन फ्लोरिंग बोला गया, ग्रीन फ्लोर बोला गया। उस पे लैंड कर गए थे, वो पहले उतर गए थे। Ahead of him, they were beckoning to him, calling shrilly, और वो इसको बेकन करे थे। बेकन करना मतलब क्या होता है, इशारा करना किसी को कि तू भी आजा भाई, इशारा करके बुलाना। कॉल कर रहे थे इसको, चीख कर। कैसे इशारा कर रहे थे, कॉलिंग श्रिली, तेज तेज श्रिल साउंड में इसको आवाज दे रहे थे कि आजा आजा तू भी आजा। He dropped his legs to stand on the green sea. इसने क्या किया, अब he dropped his legs to stand on the green sea. इसने अपने पैरों को गिराया ऐसे ताकि ये समुद्र पे खड़ा हो सके। पहली बार था इसका। His legs sank into it. इसके लेग्स जो है एकदम से डूब गए समुद्र के अंदर। अरे डूब गए यार। He screamed with fright and attempted to rise again, flapping his wings. अब ये फ्राइट मतलब होता है डर, ये एकदम से डर से चिल्लाया कि अरे मेरे पैर डूब रहे हैं। And attempted to rise again, flapping his wings. और इसने फिर से कोशिश करी ऊपर उड़ने की अपने विंग्स को फ्लैप करके कि मैं बच जाऊं, डूबू ना मैं। But he was tired and weak with hunger and he could not rise. अब लेकिन क्योंकि ये बहुत ज्यादा टायर्ड था, कमजोर था, क्यों, क्योंकि इसने कुछ खाया नहीं था। ही कुड नॉट राइज, अब ये दोबारा उठ नहीं पाया। एग्जॉस्टेड बाय द स्ट्रेंज एक्सरसाइज, एग्जॉस्टेड मतलब बिल्कुल थक जाना। ये जो अजीब सी एक्सरसाइज इसने आज करी थी ना उड़ने की, उससे थक गया था बिल्कुल, ये एग्जॉस्ट हो गया था, खाया भी नहीं था एक दिन से। ही फेल्ट His feet sank into the green sea. इसके पैर डूब गए, sank मतलब डूबना, इसके पैर डूब गए ग्रीन सी में। And then his belly touched it. और फिर फाइनली इसकी जो बेली है, इसका जो पेट है एक तरह से, ये वाला जो पोर्शन है, ये टच हुआ उस पे। And he sank no further. और उसके आगे नहीं डूबा ये, इसकी बेली जब जमीन इस पे टच हुई फ्लोर पे ओशन के, तो इसकी बेली तैरने लगी। ठीक है। He was floating on it and around him his family was screaming. ये तैर रहा था, फ्लोट करना मतलब तैरना। He was floating on it, ये तैरने लगा था। And around him his family was screaming, और इसके चार तरफ इसकी फैमिली स्क्रीम कर रही थी खुशी में। Praising him, इसकी तारीफ कर रही थी। Their beaks were offering him scraps of dogfish, और उनकी जो बीक्स थी, उनकी जो चोंच थी, वो इसको डॉग फिश की, एक तरह की फिश होती है, उसके स्क्रैप्स, उसके टुकड़े इसको दे रहे थे कि खा लो, पेट भर लो अपना। He had made his first flight. उसकी पहली उड़ान उसने भर ली थी पंछी ने। यस, मजा आ गया क्या? एक बारी बता दो, इस पंछी के साथ आपने भी उड़ान भरी ना?
आई डोंट नो हाउ मेनी टाइम्स हैव आई टॉट दिस चैप्टर, बट हर बारी गूज़बम्प्स आते हैं इस एक्सपीरियंस पर, जब ये नीचे गिरता है और जब ये उड़ान भरता है ना अपनी, ओ हो, अनमैचेबल जॉय है वो, अनमैचेबल जॉय। यस, मजा आ गया। गूज़बम्प्स आपको भी आया क्या? वाह, व्हाट अ स्टोरी। व्हाट अ जॉय इट इज, है ना? किसी और को कामयाब होते देखना ही बड़ा खुशी वाला होता है यार। एक बार आप एंजॉय तो करके देखो। और इसकी पहली उड़ान जो भर नहीं पा रहा था इतने टाइम से, बेचारा क्या क्या किया इसके परिवार ने उसके लिए, बट ही डिड इट, है, उड़ गया। ऐसे ही उड़ान भरी इसने, एकदम नीचे गिरते 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 विंग्स खुले, फिर उड़ान भरनी धीरे धीरे शुरू हुई। इसको महसूस हुआ कि अरे मेरे पंख खुल रहे हैं। व्हाट अ जॉय इट इज, है ना? कुछ कुछ ऐसी होता है भाई, जब आप पहली बार किसी काम को कर पाते हो ना, आपको वो एक्सपीरियंस याद आ गया होगा शायद अपना भी। जब पहली बार साइकिल चलानी सीखी होगी, पहले गिरे होगे, फिर शायद किसी ने पीछे से पकड़ लिया हो, या आपने धीरे धीरे बैलेंस बनाना शुरू किया होगा ना, तो बैलेंस बना के रखना पड़ता होगा, लेकिन मन में बहुत खुशी हो रही होगी अंदर से, वो वाला खुशी भाई साहब। डिड यू गेट दैट सेटिस्फैक्शन? वो सेटिस्फैक्शन मिला, एड्रेनलिन रश आ गया होगा। यस यस इंडीड यार, मेरे को आ रहा है बहुत मजा। यस, वाह, मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया। थैंक यू सो मच कि आपने भी एंजॉय किया मेरे साथ। क्या मजा आया यार, है ना? एंड रिलेटेबल टू वो साइकिल, एग्जैक्टली जो मैंने आपको बताया ना, मेरे को महसूस हुआ ऐसे कि मैंने साइकिल जब चलानी सीखी तो कई बार तो मौका ही नहीं लगा। कई बार क्या हुआ कि यार वो कभी इधर गिर गया, कभी उधर गिर गया, लेकिन एक बार ऐसा हुआ कि बैलेंस बन गया। अब बैलेंस जब बना तो ऐसा कूदने का मन करा खुशी से, लेकिन अगर बैलेंस कूद जाता तो बैलेंस बिगड़ जाता। तो वो अंदर खुशी 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 ऐसे ऐसे पेट में वो आते ना बटरफ्लाइज, वो आए और आप आराम आराम से चलाते रहे एट द सेम टाइम। एंड देन यू टुक अ लीप ऑफ फेथ कि अरे वाह मैंने कर लिया, ये मजा आ गया। यस, व्हाट अ जॉय इट इज, व्हाट अ जॉय इट इज भाई। ठीक है, ये वाला बता दो बस, एक क्वेश्चन एमसीक्यू की फॉर्म में। क्वेश्चन है, हाउ डिड द यंग सीगल्स फैमिली रिएक्ट व्हेन दे सॉ हिम फ्लाइंग? ये यंग सीगल की फैमिली ने कैसे रिएक्ट किया जब उन्होंने इसको उड़ते हुए देखा? कैसे रिएक्ट किया? फैमिली का क्या रोल होता है ना, देखो यार, ये पता चलता है इस स्टोरी से। कुछ भी करके बेचारी फैमिली, इसकी मम्मी ने क्या तिगड़म लगाया ना, मां बहुत तेज होती है भाई, सही में। मां लोग जो है वो अगर एक बार डिसाइड कर ले कि मेरे बच्चे को ये काम करवाना, तो कुछ ना कुछ करके दे फाइंड अ वे, कुछ स्ट्रैटेजी बना के दे फाइंड अ वे, एंड देन हो ही जाता है काम वो। यस, क्या आनंद है ना यार, ये तुम लोग को अगर तुम लोगों ने स्टोरी का आनंद लिया होगा तो तुम लोग को लिटरेचर का मजा आने लगेगा अब, है ना? ये स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए कि यार वाह यार, लिटरेचर में तो मजा आता है यार, बहुत स्टोरीज में मजा है अपना। ये स्टोरी का मजा मेरे को ड्राइव करता है, मतलब दिस इज माई कॉलिंग एक्चुअली, ये मेरे को, दिस इज व्हाट आई लव। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या है बच्चा पार्टी, बताओ फटाफट से। इग्नोर्ड हिम, बिकेम फ्राइटेंड नहीं, स्क्रीम्ड विद जॉय एंड फ्लो अराउंड हिम, स्कोल्डेड हिम, हाँ स्क्रीम्ड विद जॉय, फ्लू अराउंड हिम, वो सारी एक्टिविटीज आप बता सकते हो। पहले मम्मी गई बहुत तेज, सूप पास्ट हिम, उसके पिताजी फिर स्ट्रीक करते हुए गए, फिर उसके भाई जो है करवेट, सोर, डाइव, ये सारी चीजें करते हुए उसके आसपास उड़ने लगे। फाइनली फिर उसको जब वो ओशन फ्लोर पे लैंड करेगा, उसको डॉग फिश भी ऑफर करी उसको प्रेज करते हुए, है ना? ऑप्शन सी। अब स्टोरी की समरी ये रही भाई। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट जो पार्ट है इसका, उस पे, और स्टोरी से सीखते क्या है आप? ओवरकमिंग फियर इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स ग्रोथ। अगर आप अपने डर के ऊपर जीत पाते हो ना, तो फिर ग्रोथ की तरफ बढ़ते हो आप। कुछ और भी सीखेगा, जल्दी से बताओ एक बारी। अच्छा, कोई बोल रहा है सर मुझे थीफ स्टोरी में बहुत मजा आया था। हाँ यार, थीफ स्टोरी भी तैयारी थी। बताओ बताओ बताओ, कुछ स्टोरी से सीखे क्या आप? पहला तो यही है, चलो और कुछ सीखे क्या? स्टोरी से क्या सीखे, जल्दी से बताओ फटाफट से, कम ऑन। फिर हम नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट पार्ट जो है इसका मूव करेंगे, वो बहुत ही छोटा सा है, 15 मिनट में हो जाएगा वो, है ना? छुट्टी तुमको चाहिए बस। आए, फैमिली पावर, हाँ फैमिली पावर आप सीखते हैं इससे, करेक्ट। बिलीव इन योरसेल्फ। सबसे बड़ी चीज जो स्टोरी से सीखने को मिलती है वो क्या है? कि अपने ऊपर भरोसा रखो यार। अगर आप अपने ऊपर भरोसा करते हो ना, अगर ये थोड़ा सा सीगल थोड़ा सा पहले अपने ऊपर भरोसा करके जंप ले लेता तो शायद पहली उड़ान भरता, है ना? तो भरोसा करो, आपके अंदर एक पावर छिपी हुई है भाई। अनलॉक करने के लिए एक बारी थोड़ा सा आपको जंप लगानी पड़ेगी, वो लीप ऑफ फेथ, वो अंधेरे में जंप मारनी पड़ेगी, एक बारी कर डालो, हो जाता है काम। बिलीव में हो जाता है, सही में होता है ना? कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। क्या बात है सर, ये बिल्कुल है, बिल्कुल सही बात है। फैमिली सपोर्ट इज रियल। फैमिली सपोर्ट जो है उसको समझो, उसको जानो, बाहर की दुनिया को छोड़ो, अपनी फैमिली में रियलाइज करो कि कितनी इंपॉर्टेंस है उस लव की। सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ डिस्कवरी भी। एक बार आपको कोई काम जो आपको मुश्किल लगता है ना, आप उसको कर डालो, अगर वो हो जाएगा ना, ऐसा कॉन्फिडेंस मिलेगा आपको, आपको लगेगा यार कोई आ जाए मेरे सामने, कुछ भी हो मैं कर दूंगा,
है ना, वो जो है चीज, डर के आगे जीत है। बहुत बढ़िया, बहुत खूब, शाबाश। इसके क्वेश्चंस करते हैं, बट चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक फर्स्ट। उसके दोनों के साथ में कर लेंगे क्वेश्चन। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चा पार्टी, द ब्लैक एरोप्लेन। एक मिस्टीरियस रहस्यमय सी कहानी है। कहानी है एक ऐसे पायलट की, फ्रेडरिक फोर्सिथ साहब ने लिखी है। आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड दूंगा तो आपको समझ में आएगी बात। ये स्टोरी जो है वो है एक फिक्शनल कहानी, काल्पनिक कहानी है, लेकिन फ्रेडरिक फोर्सिथ साहब का जब आप बैकग्राउंड पढ़ोगे, जो इसके राइटर है, तो आपको पता लगेगा कि वो एक पायलट रहे हैं। और ये स्टोरी हो सकता है एक फिक्शन प्लस रियलिटी का मिक्सचर हो, कुछ रियलिटी भी हो इसके अंदर, ये पॉसिबल है। इंस्पायर्ड लगती है मेरे को तो, हालांकि जितने भी रिकॉर्ड चेक करें सब में लिखा हुआ है कि फिक्शनल है, काल्पनिक कहानी है, लेकिन आई जेन्युइनली बिलीव कि ये कुछ ना कुछ रियल इंसिडेंट से इंस्पायर्ड है। इंस्पायर्ड बाय ट्रू इंसिडेंट्स होता है ना, थोड़ा सा मिक्स हो जाए रियलिटी प्लस फिक्शन, ऐसा कुछ है। ठीक है, देखते हैं चलिए कहानी। द ब्लैक एरोप्लेन डिटेल्स द एक्सपीरियंस ऑफ अ पायलट कॉट इन अ स्टॉर्म। एक पायलट है जो कि एक स्टॉर्म में फंस जाता है। अगर आप कभी भी जहाज में बैठे और बाई चांस आपका जहाज ऐसे टर्बुलेंस से ऐसे ऐसे हिला है, तो आपको समझ में आएगा कि स्टॉर्म में फंसना क्या होता है भाई। स्टॉर्म में फंसना तो बहुत ही ज्यादा होता है। टर्बुलेंस तो हल्की माड़ी कभी कभी हो जाती है, तब जब हल्का सा मौसम खराब हो जाए ऊपर। अगर स्टॉर्म में फंस जाए कोई तो क्या होता है, ये आपको पता चलेगा इसके अंदर। इट इज एन अकाउंट ऑफ इमोशनल टर्मोइल द पायलट फेसेस ड्यूरिंग दिस टाइम एंड हाउ ही मैनेजेस टू लैंड द प्लेन सेफली। उस टाइम पे क्या इमोशनल टर्मोइल, टर्मोइल का मतलब होता है केओस, चहल पहल। उस टाइम पे क्या इमोशनल टर्मोइल इसके दिमाग में आया, क्या इमोशनली इसने महसूस किया पायलट ने जब ये स्टॉर्म में फंसा, और क्या ये बच पाया, ये आप देखेंगे स्टोरी के अंदर। मजा आ जाएगा अगर आप पढ़ लोगे इस कहानी को। तो चलिए स्टोरी पढ़ते हैं। पढ़ें, रेडी? आप फंसे हैं यार, मैं टर्बुलेंस में तो फंसा हूं, टर्बुलेंस में तो मैं फंसा हूं, बट फॉर सम रीजन व्हेनेवर आई सिट इन अ प्लेन, बैठा हूं मैं कई दफा, लेकिन फॉर सम रीजन मुझे ऐसा लगता है कि यार लैंड कर जाएगा सेफली, इसलिए मेरे को थोड़ा डर नहीं लगता। ऐसा पता नहीं क्यों नहीं लगता, लगना नहीं चाहिए, अच्छी बात है वैसे, बट हाँ मेरे साथ ऐसा हुआ है कि टर्बुलेंस में फंसा हूं। उस टाइम थोड़ा दिल घबराता तो है, बेचैनी तो होती है उस टाइम पे कि अरे अरे ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। और ऐसे टाइम पे आप देखते हो किसकी तरफ, जो एयर होस्टेस वगैरह होते हैं ना, जो स्टाफ होता है, क्रू मेंबर्स, उनकी तरफ। वो अगर शांति से बैठे तो आपको लगता है चलो सब नॉर्मल है। अगर उनके चेहरे पे हल्की सी बेचैनी दिखती है आपको, अगर ऐसा लगता है कि यार ये भी इधर उधर देख रही है, इसको खुद समझ नहीं आ रहा है क्या हो रहा है, तो आपके तोते उड़ जाते हैं। लगता है यार इसी को समझ नहीं आ रहा है, रोज फ्लाई करती है, तो हमारा क्या होगा। ऐसा हो जाता है ना। आपके साथ हुआ है कभी, फंसे हो टर्बुलेंस में, कभी ऐसे फ्लाई किया है और कभी ऐसे टर्बुलेंस में फंसे हो? चलो ठीक है, मूविंग ऑन। देखो अब स्टार्ट करते हैं। छोटा सा चैप्टर है, 15 मिनट में खत्म हो जाएगा, फिर दोनों के डिस्कशन करके क्वेश्चंस हम 8:30 पे क्लास खत्म कर लेंगे। ठीक है, एज प्रॉमिस्ड। ओके, हियर वी बिगिन। अब दूसरी कहानी का मजा लो। The moon was coming up in the east behind me and stars were shining in the clear sky above me. अब एक पायलट है जो एक जहाज को लेकर निकला है और वो आपको डिस्क्राइब कर रहा है कि उस टाइम पे क्या सिचुएशन है। ध्यान से समझो। द मून वॉज कमिंग अप इन द ईस्ट, मून जो है वो ईस्ट में ऊपर आ रहा था। बिहाइंड मी, मेरे पीछे, यानी कि जहाज ऐसे उड़ रहा है, मून पीछे है। स्टार्स वर शाइनिंग इन द क्लियर स्काई, तारे चमक रहे थे। अबव मी देयर वाजंट अ क्लाउड इन द स्काई, आकाश में एक भी बादल नहीं दिख रहा था, बिल्कुल क्लियर स्काई है। अगर क्लाउड होते हैं तो थोड़ा सा टर्बुलेंस होने का डर होता है, तो इसका पॉइंट ये है कि आकाश बिल्कुल साफ है, कोई चांस नहीं है अभी टर्बुलेंस का। I was happy to be alone high up above the sleeping countryside. Countryside मतलब होता है रूरल एरिया, गांव का एरिया। यूजुअली ये फॉरेन कंट्रीज में यूज किया जाता है टर्म। ठीक है, ये बोलता है कि मैं बहुत खुश था, I was happy to be alone, बिल्कुल अकेला, हाई अप अबव द स्लीपिंग कंट्री साइड। जो नीचे जगह थी, जो यहां पर शहर होगा नीचे जिसके ऊपर ये उड़ रहा है, वो एक रूरल एरिया सा लग रहा होगा, इसको गांव देहात का एरिया होगा, और सब लोग सो रहे होंगे। क्यों? क्योंकि ये रात की बात है, मून आ चुका है ऊपर, इसका मतलब रात की बात है। तो ये बोलता है मैं बहुत खुश था इस टाइम, आराम से अकेला ऊपर आकाश में उड़ता हुआ। आई वॉज फ्लाइंग माई ओल्ड डकोटा एरोप्लेन, मैं उड़ा रहा था अपना पुराना डकोटा जहाज। डकोटा एक तरह का जहाज होता है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा मिग होते हैं, जेट वगैरह, है ना, मिग होता है, हमारा रफेल है, ऐसे एक जहाज का नाम है डकोटा। एक पुराना डकोटा जहाज ही उड़ा रहा था, बुढ़ा जहाज बेचारा। ओवर फ्रांस बैक टू इंग्लैंड, और कहां से कहां जा रहा था? फ्रांस के ऊपर अभी था, फ्रांस से वापस इंग्लैंड की तरफ इसकी उड़ान थी। अभी ये कहां पर है? फ्रांस के ऊपर एक जगह है, फ्रांस में कहीं, उसके ऊपर ये उड़ा रहा है जहाज को और वापस जा रहा है इंग्लैंड की तरफ। ये फ्लाइट है फ्रांस टू इंग्लैंड। ठीक है। आई वॉज ड्रीमिंग ऑफ माई हॉलीडे एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग विद माई फैमिली।
अब ये अपने जहाज जो उड़ा रहा है ना, वापस इंग्लैंड जा रहा है, इंग्लैंड में इसकी फैमिली रहती है, और ये बोल रहा है आई वॉज ड्रीमिंग ऑफ माई हॉलीडे, मैं सपने देख रहा था अपने हॉलीडे, यानी कि छुट्टी मनाने के लिए जा रहा है अपने घर पे। अभी तक काम कर रहा था, अब इसको ब्रेक मिल रहा है, वापस इंग्लैंड जा रहा है अपनी फैमिली के पास। तो ही वॉज ड्रीमिंग ऑफ हिज हॉलीडे एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग विद माई फैमिली। लुकिंग फॉरवर्ड मतलब किसी चीज के लिए एक्सपेक्ट करना, बड़ी उत्सुकता के साथ। जब आप किसी चीज के लिए बड़ा वेट कर रहे हो ना, बहुत ही इच्छा से, जैसे कई लोग का बर्थडे आने वाला होता है, उनको पता है कि आज अच्छा सा गिफ्ट मिलने वाला है, तो यू लुक फॉरवर्ड टू द गिफ्ट, आप बड़ी उत्सुकता से गिफ्ट का वेट करते हो, ठीक है। तो ऐसे ही वॉज लुकिंग फॉरवर्ड, बड़ी उत्सुकता से वेट कर रहा था टू बीइंग विद हिज फैमिली, अपनी फैमिली के साथ रुकने के लिए थोड़ी देर। आई लुक्ड एट माई वॉच, मैंने अपनी घड़ी की तरफ देखा, 1:30 इन द मॉर्निंग, समय क्या था, रात 1:30 बजे हुए थे। मॉर्निंग बोलो चाहे देर रात बोल लो, अर्ली मॉर्निंग 1:30 AM का टाइम था, बेसिकली रात के 1:30 बजे हुए थे मतलब। आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल सून, आई थॉट, अभी सोचता है यार मुझे पेरिस कंट्रोल को कॉल करना चाहिए, यानी कि ये कौन से शहर के ऊपर है अभी, ये है पेरिस के ऊपर, फ्रांस के अंदर जो पेरिस शहर है उसके ऊपर है, क्योंकि पेरिस कंट्रोल रूम करने की कॉल सोच रहा है अभी। As I looked down past the nose of the aeroplane, I saw the lights of a big city in front of me. बोलता है जैसे ही मैंने लुक डाउन किया past the nose of the aeroplane, एरोप्लेन का नोज क्या होता है भाई, ये जो पार्ट होता है ना, ये एरोप्लेन का नोज होता है। बोलता है जैसे मैंने अपने एरोप्लेन के नोज के आगे नीचे देखा तो मुझे क्या दिखाई दिया, आई सॉ द लाइट्स ऑफ अ बिग सिटी इन फ्रंट ऑफ मी, मुझे एक बहुत ही बड़े शहर की लाइट्स दिखी, यानी कि कौन सा शहर है, ये शहर है बच्चा पार्टी, ये पेरिस कंट्रोल, पेरिस शहर है बेसिकली ये, ठीक है। ओके, आई स्विच्ड ऑन द रेडियो एंड सेड, मैंने रेडियो स्विच ऑन किया और बोला पेरिस कंट्रोल डकोटा DS088 हियर। बोलता है पेरिस कंट्रोल देखो, मैं डकोटा जहाज में बैठा हूं और ये मेरा फ्लाइट नंबर है DS088। हर फ्लाइट का एक नंबर होता है, कभी फ्लाइट में बैठोगे तो पता चल जाएगा आपको। कैन यू हियर मी, क्या आप मुझे सुन सकते हो, आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड, ओवर, मैं जा रहा हूं इंग्लैंड की तरफ, ओवर। जब भी आप रेडियो पे ट्रांसमिशन करते हो जहाज वगैरह में, तो आप हमेशा ओवर बोलते हो अपना मैसेज खत्म करने के बाद, ताकि सामने वाले को पता चल जाए कि अब इसकी बात खत्म हो गया, मुझे बोलना है, ठीक है। अब आगे देखो, द वॉइस फ्रॉम द रेडियो आंसर्ड मी इमीडिएटली, जो आवाज थी रेडियो से वो एकदम से निकल के आई, DS088 आई कैन हियर यू, DS088 मैं तुम्हें सुन सकता हूं, यू ऑट टू टर्न 12 डिग्रीज वेस्ट नाउ, DS088 ओवर। और इसको क्या इंस्ट्रक्शन दिया, अगर तुम इंग्लैंड की तरफ जाना है तो तुमको 12 डिग्रीज वेस्ट मुड़ना है। अब आप लोगों को पता है, एक छोटी सी बात आप लोगों को समझा दूं, ये होता है नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ऐसे, हा। तो भाई इसको इंस्ट्रक्शन क्या मिला, इसको इंस्ट्रक्शन ये मिला कि तुमको 12 डिग्रीज, मान लो ये ऐसे जा रहा होगा, तो इसको इंस्ट्रक्शन दिया कि भाई तुमको 12 डिग्रीज टर्न करना है वेस्ट की तरफ, ठीक है। ये ऐसे जा रहा है मान लो, तो इसको क्या इंस्ट्रक्शन मिला कि भाई तुम 12 डिग्री वेस्ट की तरफ मुड़ जाओ, तब तुम सही डायरेक्शन में पहुंचोगे। और जहाज में एक एक डिग्री का फर्क बहुत बड़ा हो जाता है, अगर 1 डिग्री का फर्क हो गया तो हो सकता है न्यूयॉर्क की जगह वॉशिंगटन पहुंच जाओ, इतना बड़ा फर्क हो जाता है। तो इसको इंस्ट्रक्शन क्या मिला भाई, इसको इंस्ट्रक्शन ये मिला कि आपको 12 डिग्रीज वेस्ट टर्न कर लीजिए अगर आपको पहुंचना है इंग्लैंड तो, ठीक है। ओके, आई चेक द मैप, I checked the map and the compass, switched over to my second and last fuel tank। बोलता है मैंने क्या करा, जैसे मुझे इंस्ट्रक्शन मिला उसको देखते हुए मैंने सबसे पहले मैप को चेक किया, फिर मैंने कंपास क्या होता है डायरेक्शन के लिए, जैसे हमारे फोन में नेविगेशन होता है ऐसा कुछ मान लो, फिर मैंने अपना कंपास चेक किया, स्विच्ड ओवर टू माय सेकंड एंड लास्ट फ्यूल टैंक। और जो मेरा फ्यूल टैंक है, 2 फ्यूल टैंक है इसके जहाज में, एक खत्म हो गया है, दूसरे में जो फ्यूल है उस पर स्विच किया इसने, मतलब चेंज किया, ठीक है। तो दूसरा जो फ्यूल टैंक है उस पे इसने अब स्विच कर लिया, यानी कि अब फ्यूल लगभग लास्ट टैंक की बची हुई है, जो बची हुई है, एक खत्म हो चुका है। एंड टर्न द डकोटा 12 डिग्रीज वेस्ट टुवर्ड्स इंग्लैंड, और मैंने डकोटा जहाज को 12 डिग्रीज वेस्ट टर्न कर लिया इंग्लैंड की तरफ, ठीक है। I'll be in time for breakfast, I thought। अब ये सोच रहा है अपने ख्याल में, देखो यार बैठा बैठा, कि मैं ब्रेकफास्ट के टाइम पे पहुंचूंगा, सुबह जाते ही ब्रेकफास्ट दबा दूंगा जाके घर पे, है टेस्टी से ब्रेड मिलेंगे, ऑमलेट मिलेगा, भाई साहब जूस मिलेगा, मजा आ जाएगा। तुम भी ऐसी सोचते हो कि कभी कभी घर से बाहर जाते हो कि यार ब्रेकफास्ट के टाइम पे पहुंचूंगा, मम्मी सुबह पनीर के पराठे बनाएंगी, आलू के पराठे बनाएंगी दही के साथ, और वो छाछ के साथ खूब सारे खाऊंगा, एक तरह से मजा ही आ जाएगा मेरे को, है ना। ऐसे इच्छा हुई इसकी भी, क्या सोच रहा है बैठा बैठा, देखो, ठीक है। I'll be in time for breakfast, I thought, सोचा कि मैं ब्रेकफास्ट के टाइम पे पहुंचूंगा। A good big English breakfast, और इसके दिमाग में क्या है कि एक बड़ा सा इंग्लिश ब्रेकफास्ट। इंग्लिश ब्रेकफास्ट में क्या होता है, आप देखोगे सब ये सारे आइटम्स होते हैं। बोलता है एक बड़ा सा बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट एंजॉय करूंगा जाके। एवरीथिंग वाज गोइंग वेल, इट वाज एन इजी फ्लाइट। बोलता है सब कुछ बढ़िया चल रहा था, इट वाज ए इजी फ्लाइट, मतलब एक आराम से फ्लाइट थी, मैं आराम से मैं निकल चुका था, आराम से मैं पहुंचता इंग्लैंड, सब कुछ बढ़िया रहता। लेकिन स्टोरी में ट्विस्ट कैसे आएगा फिर।
लेकिन आगे देखते हैं। पेरिस वॉज अबाउट 150 किलोमीटर बिहाइंड मी व्हेन आई सॉ द क्लाउड्स। बोलता है अब पेरिस, मैं पेरिस से जो शहर आया था उससे लगभग 150 किलोमीटर आगे आ चुका था। पेरिस शहर मेरे से 150 किलोमीटर पीछे रह गया था। व्हेन आई सॉ द स्टॉर्म क्लाउड्स, तब इसने क्या देखा? स्टॉर्म। इसने कुछ क्लाउड्स देखे, क्लाउड्स देखे, ऐसे बड़े बड़े खतरनाक से बादल देखे। स्टॉर्म क्लाउड्स, स्टॉर्म मतलब आंधी वाले बादल। दे वर ह्यूज, वो बहुत ही बड़े थे। दे लुक लाइक ब्लैक माउंटेन स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी अक्रॉस द स्काई। वो कैसे दिख रहे थे? ब्लैक माउंटेन्स की तरह लग रहे थे, स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी। ऐसा लग रहा था जैसे काले बड़े बड़े पहाड़ हों मेरे सामने, इतनी खतरनाक बादल थे वो। आई न्यू आई कुड नॉट फ्लाई अप एंड ओवर देम। मुझे पता था कि मैं उनके ऊपर ऐसे फ्लाई नहीं कर सकता हूं। अप एंड ओवर तो फ्लाई नहीं कर सकता, मतलब ये बादल है, ऐसे मान लो ये बादल है, मैं इनके ऊपर ऐसे तो नहीं जा सकता था, पॉसिबल नहीं है फ्लाइट में वो। एंड आई डिड नॉट हैव इनफ फ्यूल टू फ्लाई अराउंड देम। और मेरे पास फ्लाई अराउंड देम टू द नॉर्थ और साउथ, और मेरे पास इतनी फ्यूल थी नहीं कि मैं ऐसे नॉर्थ या साउथ से उनके निकल जाता। ऊपर से जाना पॉसिबल नहीं होता, और ऐसे या ऐसे के लिए मेरे पास फ्यूल नहीं बची थी, सीधा ही जा सकता था मैं तो। ठीक है, अब क्या करता है भाई ये? अब ऐसी सिचुएशन में अगर आप होते तो आप क्या करते? एक बार ये मुझे बता दो पहले बस। मान लो आप इस जहाज के पायलट हैं, आपके सामने सिचुएशन ये है कि आप ऐसे खतरनाक बादल देख लेते हो कि आपको लग रहा है कि भाई देख यार, ये बादल तो इसमें तो नहीं घुसना चाहिए, रिस्की है, मतलब आज बहुत ज्यादा। तो आप क्या करते ये बता दो बस एक बारी मुझे। वापस चलते पेरिस की तरफ? नेचुरली ये डिसीजन लेना चाहिए था यार, है ना? नेचुरली ये डिसीजन लेना चाहिए था। कोई बोल रहा है मजे हम तो उड़ा देते रिटर्न करते यार। देखो ऐसे में इमेजिन करो आपके साथ बहुत से, हालांकि इस चैप्टर में बताया नहीं गया है पार्ट में कि इसके साथ और फ्लाइट में लोग भी थे कि नहीं, सिर्फ ये बताया गया कि ये जा रहा है अकेला, लिखा हुआ एक जगह, पॉसिबली अकेला ही है। अगर इसके साथ जहाज में लोग भी होते, पैसेंजर्स भी कैरी कर रहा होता ये, तो आप सोचो आप क्या एक्सपेक्ट करते यार। नेचुरली ये एक्सपेक्ट करना चाहिए कि भाई ये रिस्क नहीं लेगा, है ना, जहाज को खतरे में थोड़ी डालेगा, बुढ़ा जहाज है वैसे भी। कोई बोल रहा है स्ट्रेट चला दूंगा सर, मैं पैराशूट लगा दूंगा सर मैं। अरे पैराशूट की जरूरत नहीं है अभी यार, वापस ले जा सकता है जहाज को ये घुमा के। पेरिस सिर्फ 150 किलोमीटर दूर है, इजेक्ट कर दूंगा। अरे भाई तुम राफेल नहीं उड़ा रहे हो यार, एक जहाज है कमर्शियल एरोप्लेन, जो कि आप लोग कभी जाते हो इंडिगो में, एयर इंडिया में, जो भी जहाज आप लेके जाते हो वो वाला जहाज, जेट नहीं है ये, ठीक है। और ये मुड़ सकता था वापस, ठीक है। बोल रहा है सर मेरे को तो हार्ट अटैक आ जाता है इस टाइम पे। चलो एनीवे, अब नेचुरल क्या डिसीजन बताएं इस टाइम पे कि वापस मुड़ा लो यार, 150 किलोमीटर दूर तो पहुंचे हो पेरिस से, बस ज्यादा दूर थोड़ी हो, वापस वहीं पहुंच जाओ। बीच में दिक्कत हो जाएगी बहुत ज्यादा अगर इसमें गए तो, ठीक है। ओके आगे देखो अब। लेकिन साहब क्या करते हैं? आई ऑट टू गो बैक टू पेरिस, आई थॉट। इसके दिमाग में आया कि यार मेरे को वापस जाना चाहिए पेरिस। ऑट टू का मतलब होता है शुड, कि यार मेरे को वापस जाना चाहिए पेरिस अब। आई थॉट, ऐसा मैंने सोचा, बट आई वॉन्टेड टू गेट होम। लेकिन मन में क्या था यार, घर जाने का मन कर रहा है यार, घर चलता हूं यार। आई वॉन्टेड दैट ब्रेकफास्ट। और इच्छा क्या थी? सुना होगा तुम लोगों ने किस्सा ये, बोला था ना, पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। इंसान को सबसे जरूरी इंस्टिंक्ट पता है क्या होता है? खाने का। आप लोगों को लगता होगा यार सबसे जरूरी चीज जीवन में क्या है? बहुत सारी चीजें हैं ना, वी हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स टू थिंक अबाउट। सक्सेस पानी है, देन करियर बनाना है, शादी करनी है, यू माइट हैव समवन जिसको आप बहुत डियर होल्ड करते हैं, बहुत सारी चीजें, राइट। लेकिन इन सबसे पहले पता क्या आता है? योर लव फॉर फूड, खाना। अगर पेट में खाना है तो आप ये सारी चीज सोच सकते हो, वरना कुछ दिमाग में नहीं आता, सिर्फ खाने पे दिमाग रहता है ठीक है। अल्टीमेट लव होता है इंसान का प्यार, ये जो खाना होता है ना, अल्टीमेट लव होता है इंसान का। सोचो जरा, तुम्हारा फेवरेट फूड याद करो अभी, और जरा सोचो अगर वो खाने को मिल जाए तो उससे अच्छा है कुछ? नहीं। तो भाई भी ऐसे सोच रहे हैं, उनका मन क्या है? आई वांटेड दैट ब्रेकफास्ट। वो अपनी फैमिली के साथ रहना चाहता है, और वो ब्रेकफास्ट जो उसको सुबह मिलने वाला था ये वो चाहता है, ठीक है। बट करते क्या है साहब? देखो, आई टेक द रिस्क, आई थॉट। इसके दिमाग में है मैं रिस्क लूंगा भाई, मेरे को खाना है सुबह ब्रेकफास्ट, अपने को चाहिए खाना जीवन का वही अल्टीमेट गोल है मेरे। आई टेक द रिस्क एंड फ्लू दैट ओल्ड डकोटा स्ट्रेट इनटू द स्टॉर्म। और इसने क्या करा? उस ओल्ड डकोटा को, उस पुराने बुढ़े जहाज को स्ट्रेट इनटू द स्टॉर्म घुसा दिया, है ना, सीधा स्टॉर्म के अंदर दे दिया भाई ने अपना जहाज, खतरनाक काले बादलों के बीच में, पुराना बुढ़ा जहाज। इनसाइड द क्लाउड्स, अब बादल के अंदर घुसते ही क्या होता है देखो, एवरीथिंग वॉज सडनली ब्लैक, सब कुछ काला पड़ गया। एवरीथिंग वॉज सडनली ब्लैक, हर चीज, एवरीथिंग, अरे भाई
एवरीथिंग वॉज सडनली ब्लैक, हर चीज तो काली पड़ गई, एकदम अंदर से डार्क हो गया, कुछ नहीं दिख रहा अब। इट वॉज इम्पॉसिबल टू सी एनीथिंग आउटसाइड द एरोप्लेन, जहाज के बाहर कुछ भी देख पाना इंपॉसिबल था, बिल्कुल अंधेरा छा गया। आगे देखो, द ओल्ड एरोप्लेन जंप्ड एंड ट्विस्टेड, मेरा पुराना बुढ़ा जहाज जंप करने लगा एंड ट्विस्ट करने लगा, जहाज जंप एंड ट्विस्ट करने लगा। ट्विस्ट करना मतलब ऐसे 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 करना है ना, शेक करना। तो पुराना डकोटा जो है जहाज बेचारा जंप करने लगा, शेक करने लगा इन द एयर। आई लुक्ड एट द कंपास, अब इसका ध्यान गया अपने कंपास की तरफ। उसकी हालत क्या थी, वो ऐसे 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 गोल गोल घूम रहा था। आई लुक्ड एट द कंपास, आई कुडंट बिलीव माय आईज, मेरे को अपनी आंखों में भरोसा नहीं हुआ। द कंपास वाज टर्निंग राउंड एंड राउंड एंड राउंड, कंपास जो था वो यूं गोल गोल घूम रहा था, कंपास की चक्री बन गई थी भाई। कंपास जो है ना साइकिल बन गया था यूं गोल 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 गोल, लट्टू नहीं होता, कंपास लट्टू बन गया था, गोल 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 घूम रहा था। इट वॉज डेड, काम करना बंद कर दिया था उसने। इट वुड नॉट वर्क, काम ही नहीं कर रहा था। द अदर इंस्ट्रूमेंट्स वर सडनली डेड टू, बाकी जो इंस्ट्रूमेंट्स थे एकदम से वो भी दे वर डेड टू। आई ट्राइड द रेडियो, इसने सोचा रेडियो ट्राई कर लेता हूं, एक बारी पूछ लूं कहां पर हूं, कैसे हूं। देयर वॉज नो आंसर, रेडियो पे भी कोई जवाब नहीं मिला। आज तो मरे मरे, आज नहीं बचते भाई। The radio was dead too. I had no radio, no compass, and I could not see where I was. I was lost in the storm. सिचुएशन देख रहे हो एकदम से। कई बार एक मोमेंट्री सिचुएशन में, एक ऐसी सिचुएशन में जहां पर एक मोमेंट के लिए आपको एक डिसीजन सही लगता है, आप सोचते देखी जाएगी, करते हो अक्सर आप लोग ऐसा। उसके बाद ऐसी सिचुएशन हो जाती है जैसी इसकी हुई है। अब खो गया है स्टॉर्म में, सारे इंस्ट्रूमेंट्स काम करना बंद कर दिया, बाहर अंधेरा है, स्टॉर्म में जहाज ऐसे 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 कर रहा है, बिल्कुल पुराना बुढ़ा जहाज है, बिखर भी सकता है कभी। एक मूवमेंट, एक डिसीजन इसने सोचा, बस क्या, ब्रेकफास्ट चाहिए मेरे को, खाना है। क्या होगा तुम लोगों ने भी ऐसा कभी देख रहे हो, क्या कहानी कहां पर आके अड़ गई है बेचारे की भुक्कड़ है सर अरे बाप रे, इससे बुरा क्या होगा यार, तो बुरा अटका है ना, वैसे इतना बुरा तो नहीं फंसना चाहिए भाई। क्या बोलता सर, मैं तो ऐसे ही करता हूं सर, मैं खतरों का खिलाड़ी हूं सर, खेल खत्म हो गया उफ, बहुत बुरी सिचुएशन में, मजाक से अलग। अगर ऐसा कोई फंस जाए ना भाई, वो तुरंत हनुमान चालीसा पढ़ने लगेगा। भूल अगर कभी ना पढ़ी हो ना, जीवन में नाम आती भी ना हो तो भी वो पढ़ने लगेगा, एकदम से भगवान का नाम लेने लगेगा, है ना। जिस भी ईश्वर को मानता है उस ईश्वर का नाम लेने लगेगा, भगवान आज बचा ले, बस गलती कर दी मैंने, है मुझसे गलती हो गई। हाँ आगे देखो अब क्या होता है, चलो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा स्टोरी में। देन इन द ब्लैक क्लाउड्स क्वाइट नियर मी, तभी एकदम से जो इसके पास में ब्लैक क्लाउड्स थे, आई सॉ अनदर एरोप्लेन, इसको एक और जहाज दिखाई दिया। थोड़ी सी हिम्मत सी बनी होगी, शुक्र है कोई और तो है यहां पे, एक और पागल है मेरे जैसा। इट हैड नो लाइट्स ऑन इट्स विंग्स, इस जहाज की जो विंग्स थी उस पे कोई भी लाइट्स नहीं थी। यूजुअली हर जहाज के विंग्स पे यहां पर लाइट होती है ना, जो ब्लिंक करती रहती है ऐसे 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 ऐसे। बोलता है इस जहाज पे कोई भी लाइट नहीं थी। आई कुड सी इट फ्लाइंग नेक्स्ट टू मी थ्रू द स्टॉर्म, लेकिन मैं देख सकता था कि ये स्टॉर्म में मेरे ठीक बराबर में उड़ रहा था। आई कुड सी द पायलट्स फेस, मैं पायलट का फेस भी देख सकता था। टर्न्ड टुवर्ड्स मी, पायलट का फेस, जैसे ये जहाज है, ये जहाज ऐसे लेके उड़ रहा है, बराबर में एक और जहाज है, वो इसकी तरफ ऐसे देख रहा है ना। ये मान लो ऐसे उड़ रहा है, इसके बराबर में वो जहाज है जिसपे लाइट पे विंग्स नहीं है, वो ऐसे देख रहा है इसकी तरफ, इसको दिखा। आई वॉज वेरी ग्लैड टू सी अनदर पर्सन, बोलता है मैं बहुत ही ग्लैड था, मैं बहुत ही खुश था एक और इंसान को देखकर वहां पर। He lifted one hand and waved, उसने इसकी तरफ एक हैंड लिफ्ट किया, ऐसे इसकी तरफ इशारा किया और बोला इसको वेव किया, इसको ऐसे वेव किया, ऐसे वेव करना मतलब ऐसे करना। फॉलो मी, ही वॉज सेइंग फॉलो मी, और उसने इशारा किया मेरे को फॉलो कर, मेरे को फॉलो कर। है वो जो बराबर वाला जहाज था, ये है डकोटा पुराना, इसके बराबर में वो एरोप्लेन आया और उस एरोप्लेन ने इसको ऐसे वेव किया पहले, और फिर उसको बोला मेरे को फॉलो कर भाई, तू आजा मेरे पीछे। भला मानस है कोई, मैं होता इसकी जगह मैं बोलता ऐसे वेव करके यहां से, तेरे को कौन बचाएगा वे, खुद मरने के लिए आया तो यहां पर है। तो ऐसे किया उसने, खैर इसको फॉलो करने के लिए बोला कि मेरे पीछे पीछे आओ। He knows that I am lost, I thought, इसने सोचा कि यार इसको पता है कि मैं लॉस्ट हूं। He is trying to help me, और शायद ये मेरी मदद करने की कोशिश कर रहा है। He turned his aeroplane slowly to the north, इसने अपना एरोप्लेन स्लोली दूसरी डायरेक्शन में टर्न किया, नॉर्थ की तरफ टर्न किया। In front of my Dakota, मेरे डकोटा जहाज के सामने, so that it would be easier for me to follow him, ताकि मेरे लिए इजी होगा उसको फॉलो करना, मैं उसके पीछे पे चल दूं, इसलिए जहाज इसने मोड़ लिया अपना।
आई वॉज वेरी हैप्पी टू गो बिहाइंड द स्ट्रेंज एरोप्लेन लाइक एन ओबीडियंट चाइल्ड। बोलता है मैं एक ओबीडियंट, एक आज्ञाकारी बच्चे की तरह इस जहाज के पीछे चलने में बहुत ही खुश था। मुझे बहुत सही लगा कि अब ठीक है भाई, इसके पीछे चल लो, जान बच जाएगी। After half an hour, the strange black aeroplane was still there in front of me in the clouds. लगभग आधा घंटा हो गया इसको चलते चलते उस अजीब से ब्लैक एरोप्लेन के पीछे, और वो अभी भी इसी के आगे ही था, ऐसे, ठीक है, इन द स्टॉर्म, क्लाउड्स के बीच में। नाउ देयर वॉज ओनली इनफ फ्यूल इन द ओल्ड डकोटाज लास्ट टैंक टू फ्लाई फॉर 5 or 10 minutes मोर। अब कहानी में एक और ट्विस्ट आ गया है भाई। अब इसके जहाज में सिर्फ 5 से 10 मिनट की फ्लाई करने की और फ्यूल बची हुई थी, ज्यादा देर तक ये फ्लाई नहीं कर सकता है। आई वॉज स्टार्टिंग टू फील फ्राइटेंड अगेन। अब मुझे फिर से डर लगने लगा था। फ्राइटेंड मतलब डरा हुआ, स्कैर्ड। अब मुझे फिर से डर लगने लगा था। बट देन ही स्टार्टेड टू गो डाउन एंड आई फॉलोड थ्रू द स्टॉर्म। और फिर उसी मोमेंट पे इसने नीचे जाना शुरू किया और मैंने इसके पीछे पीछे फॉलो करना शुरू किया इसको। ठीक है, फिर क्या हुआ? Suddenly I came out of the clouds and saw 2 long straight lines of lights in front of me. It was a runway, an airport. I was safe. अरे भाई बच गया, अरे भाई बच गया भाई। सडनली एकदम से मैं बादलों के बाहर आया और 2 लंबी सी लाइट्स मुझे दिखाई दी, जो कि रनवे के कॉर्नर्स पे यूजुअली लगी होती हैं हमेशा, ताकि पायलट को थोड़ा कन्वीनियंट हो। इसने 2 बड़ी सी लाइट देखी, इसने देखा अरे रनवे है ये तो, अरे एक एयरपोर्ट आ गया यहां पर। आई वाज सेफ। बोलता है मैं बच गया, जान सी बच गई। स्टोरी जो पढ़ रहा होगा पहली बार उसको भी लगा होगा शुक्र है यार बच गया यार, तो आज तो गया था। I turned to look for my friend in the black aeroplane, but the sky was empty. बोलता है मैं पीछे मुड़ के देखा आकाश में कि वो ब्लैक एरोप्लेन जिसने मुझे हेल्प की थी वो कहां पर है, बट द स्काई वॉज एम्प्टी, लेकिन आकाश बिल्कुल खाली दिखा। देयर वॉज नथिंग देयर, वहां पर कुछ भी नहीं था। द ब्लैक एरोप्लेन वॉज गॉन। जो ब्लैक एरोप्लेन था, ब्लैक एरोप्लेन क्यों बोला गया? क्योंकि उसकी विंग्स पे लाइट नहीं है। वो चला गया था। आई कुड नॉट सी इट एनीवेयर, मैं उसको कहीं देख ही नहीं पाया। I landed and was not sorry to walk away from the old Dakota near the control tower. बोलता है मैंने लैंड किया और वो जो पुराना बुढ़ा जहाज था उससे वॉक अवे करते हुए मेरे को बिल्कुल दिक्कत नहीं हुई। I was not at all sorry। क्यों? क्योंकि इसी जहाज की वजह से हो सकता है अभी इसकी जान चली जाती भाई। इसी जहाज की वजह से तो गलती नहीं बोलना चाहिए, वैसे इसकी भी गलती है, लेकिन इसी जहाज में ऊपर फंसा हुआ था और शायद जो इसमें सारे इंस्ट्रूमेंट्स अगर काम करते रहे तो फिर भी बच जाती इसकी जान, लेकिन इसके जहाज के सारे इंस्ट्रूमेंट्स काम करना बंद कर दिए थे। पुराना जहाज था, ये ट्विस्ट टर्न कर रहा था, इसको बिल्कुल दिक्कत नहीं हुई। ये जब उतरा तो तुरंत इससे तुरंत वॉक अवे करा इसने जहाज से कि आज के बाद तो नहीं उड़ेंगे इस जहाज में। I went and asked a woman in the control center where I was and who the other pilot was. I wanted to say thank you। बोलता है मैं कंट्रोल टावर के अंदर गया, कंट्रोल सेंटर के अंदर, वहां पे जो वुमेन थी उसके पास गया, उससे पूछा कि दूसरा एरोप्लेन कहां पर है, मैं उनको थैंक यू बोलना चाहता हूं, उसने जान बचाई है मेरी। शी लुक्ड एट मी वेरी स्ट्रेंजली एंड देन लाफ्ड। वो बहुत अजीब तरीके से मेरी तरफ देखा उसने और हंसने लगी जोर जोर के, है ना। पहले से बोलती कि दूसरा जहाज हंसने लगी फिर ऐसे। अनदर एरोप्लेन अप देयर इन द स्टॉर्म। बोलती है एक और जहाज ऐसी आंधी में। नो अदर एरोप्लेन वाज फ्लाइंग टुनाइट। और कोई जहाज उड़ी ही नहीं रहा था आज। योर्स वाज द ओनली वन आई कुड सी ऑन द रेडार। सिर्फ तुम्हारा ही जहाज दिख रहा था मेरे को रडार में। एक ही जहाज दिख रहा है रेडार में मेरे को आज, तुम्हारा ही था वो, और कोई जहाज था ही नहीं। So who helped me to arrive there safely without a compass or a radio and without any more fuel in my tanks? तो अभी सोचने लगता है कि किसने आखिरकार मेरी मदद करी, किसने मदद करी मेरी। ना मेरे पास कंपास था, ना रेडियो थी, ना ही फ्यूल थी। और who was the pilot on the strange black aeroplane flying in the storm without lights? वो कौन सा अजीब स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन था जो स्टॉर्म में उड़ रहा था बिना लाइट्स के, वो भी। इसके साथ बच्चा पार्टी ये चैप्टर आपका खत्म होता है एक सस्पेंसफुल एंडिंग पे। OMG। तो अब आप मुझे बताओ कि ये ब्लैक एरोप्लेन गया तो गया कहां? क्या था ये ब्लैक एरोप्लेन भाई? भूत, कोई बोल रहा घोस्ट। तो अब आप लोग मुझे बताना कि ये ब्लैक एरोप्लेन था क्या असल में, था भी कि नहीं? व्हाट डू यू थिंक इट वाज? क्या लगता है, बताओ।
बताइए जी, बताइए। इट माइट बी गॉड। कोई बोल रहा है गॉड होंगे, वो भगवान ही होंगे जिन्होंने। कोई बोल रहा है इल्यूजन है। कोई बोल रहा है सर ये घोस्ट हो सकता है। लेकिन घोस्ट बचाएगा क्यों यार किसी को ऐसे? भूत था सर ये। कोई बोलता है गॉड थे जिन्होंने बचा लिया आके इसको। कोई बोल रहा है इल्यूजन है, धोखा है इसका मतलब। बस इसको बस ऐसा लगा कि कोई और था, असल में खुद ही था, क्योंकि बहुत ट्रैजिक सिचुएशन में था, तो शायद इस वजह से इसको इसने इमेजिन कर लिया, कुछ हेलुसिनेशन हो गई इसको। इल्यूजन, एंजल था कोई। कोई बोल रहा है B2 बॉम्बर था। सर ऐसी गायब होता है B2 बॉम्बर। हो सकता है। गुड, ये अच्छी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है भाई। ठीक है, यस। तो आप लोग मुझे बताइएगा कि क्या था एग्जैक्टली आपके अकॉर्डिंग, व्हाट वाज इट? पॉसिबल हो सकते हैं बहुत सारे ऑप्शन। हो सकता है ये इसकी इमेजिनेशन हो सकता है ये एक्चुअली में कोई एलियन शिप हो, एलियन से बाद बहुत तगड़ी टेक्नोलॉजी होती है। हो सकता है ये कोई एंजल हो जो इसकी लाइफ सेव करके चला गया हो सकता है ये डेविल हो। हो सकता है कुछ और हो। आप बताइए आपका क्या एक्सप्लेनेशन है इसके लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 फटाफट से दोनों के क्वेश्चंस कर लेते हैं चैप्टर के। आई टेक द रिस्क, व्हाट इज द रिस्क, व्हाई डज द नरेटर टेक इट। चैप्टर में नरेटर बोलता है ना एक जगह आई टेक द रिस्क, क्या रिस्क है और क्यों लेता है वो ये रिस्क? बताइए जल्दी से, क्या रिस्क है एंड व्हाई डज ही टेक इट? रिस्क बताइए और क्यों इस रिस्क को वो लेता है ये भी बताइए। बर्मुडा ट्रायंगल है सर ये। ओ भाई साहब, ये एक्सप्लेनेशन मेरे को अच्छा लगा। बर्मुडा ट्रायंगल है सर, और दूसरा जो जहाज है वो गिर गया है बर्मुडा ट्रायंगल के अंदर। एक्सेसिव वहां पे मैग्नेटिक पावर है, वो खींच लिया मैग्नेटिक फील्ड ने उसको, ऐसा कुछ। उफ, ओके। व्हाट इज द रिस्क? रिस्क ये है दैट ही, क्या रिस्क है एग्जैक्टली? आई टेक द रिस्क बोलता है ना, हाँ, टू फ्लाई द ओल्ड डकोटा एरोप्लेन स्ट्रेट इनटू द स्टॉर्म, ये रिस्क है। एंड व्हाई डज ही टेक इट, क्यों लेता है नरेटर इस रिस्क को? बिकॉज ही वॉन्टेड टू बी विद हिज फैमिली, एंजॉय हॉलिडे एंड एंजॉय बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट, क्योंकि एक बहुत ही बड़ा इंग्लिश ब्रेकफास्ट वो चाहता था अपनी फैमिली के साथ। ठीक है, he was actually looking forward to it. Describe the narrator's experience as he flew the airplane into the storm. जैसे नरेटर ने एयरप्लेन को, जहाज को अपने स्टॉर्म में घुसाया, उसका क्या एक्सपीरियंस रहा, ये आपको बताना है। तो भाई सबसे पहले जैसे ही जहाज उसका घुसा अंदर स्टॉर्म के, सब कुछ एवरीथिंग सडनली वेंट डार्क, कुछ सब कुछ डार्क हो गया, कुछ नहीं दिख रहा था उसको, नो विजिबिलिटी, 1। दूसरा, हिज ओल्ड डकोटा स्टार्टेड जंपिंग एंड ट्विस्टिंग, उसका जहाज जंप और ट्विस्ट करने लगा, हिलने लगा ऐसे बुरी तरीके से, वायलेंटली शेक करने लगा। तीसरा, उसके जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स थे इंक्लूडिंग कंपास, रेडियो, दे स्टॉप्ड वर्किंग, जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स थे वो सब रुक गए। ही वॉज लॉस्ट इन द स्टॉर्म, ये आपका आंसर हो जाएगा इसमें। ठीक है, करेक्ट है। नेक्स्ट, व्हाई डज द नरेटर से आई लैंडेड एंड वाज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डकोटा? नरेटर ऐसा क्यों बोलता है कि मैंने लैंड किया, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नरेटर ऐसा क्यों बोलता है कि मैंने लैंड किया एंड आई वाज नॉट एट ऑल सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम माय ओल्ड डकोटा एरोप्लेन? क्यों ऐसा बोलता है वो? Because it was because of this old Dakota aeroplane that he might have lost his life in the storm. हालांकि रिस्क लेने का जो डिसीजन था वो इसका था, but then as soon as it went inside the storm, जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स थे they stopped working, malfunction कर दिया सारे इंस्ट्रूमेंट्स ने, and therefore he might have lost his life had it not been for the एरोप्लेन, ब्लैक एरोप्लेन। अगर ब्लैक एरोप्लेन को बचाने नहीं आता तो कोई चांस नहीं था इसका बचने का, है ना। इसीलिए ही सेड कि जैसे मैं जहाज से उतरा, आई वॉज नॉट एट ऑल सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम इट। ठीक है, he might have lost his life. What made the woman in the control center look at the narrator strangely? किस कारण से जो वुमेन थी कंट्रोल सेंटर में इसकी तरफ बहुत अजीब से देखने लगी? इसलिए देखने लगी जब इसने जाके पूछा कि भाई वो जो ब्लैक एरोप्लेन था ऊपर वो कहां पर है, आई वॉन्ट टू थैंक द पायलट, उससे मेरी जान बचाई है। तो जो लेडी है शी सरप्राइज एट द फैक्ट कि ये बोल रहा है एक और एरोप्लेन था, बिकॉज रेडार पे तो इसी का जहाज दिख रहा था, बस कोई और जहाज दिख ही नहीं रहा था रेडार पे। एंड शी रिएक्ट्स बाय सेइंग कि इस स्टॉर्म में कोई और जहाज था ही नहीं ऊपर, योर्स वाज द ओनली एरोप्लेन फ्लाइंग टुनाइट, रेडार में सिर्फ तुम्हारा जहाज दिख रहा था। नेक्स्ट, और ये आपका होमवर्क हो गया। मुझे चैट बॉक्स में बताइएगा, आई वांट टू नो, मैं जानना चाहता हूं, एंड बी वेरी क्रिएटिव, जो आप सोच सकते हो सोच के बताना एक्चुअली, ना, क्योंकि आप इस पे थॉट पे पॉन्डर करोगे, स्टोरी आपके दिमाग में रहेगी आज। Who do you think helped the narrator to reach safely? Discuss this among yourselves and give reasons for your answer. क्या लगता है आपको कि नरेटर की असल में हेल्प किसने करी थी सेफली पहुंचने में? अपने आप सोचिए, और जो भी आपका आंसर है एक बारी वो बताइएगा मुझे इन द कमेंट सेक्शन। आप क्लास के बाद जो कमेंट सेक्शन होता है उसमें जरूर लिखिएगा। डू रीच आउट, चाहे बाकी सोर्सेज से मुझे रीच आउट करना है तो भी मुझे, बट बताना कि आपके अकॉर्डिंग क्या है ये ब्लैक, असल में किसने जान बचाई इसकी, है ब्लैक एरोप्लेन क्या था? ठीक है, बताना मुझे एक बारी। इन सब क्वेश्चन के आंसर्स मैंने वैसे टैग कर दिए हैं। एक बारी जो हमारा पिछला चैप्टर है उसके क्वेश्चन आंसर्स भी देख लेते हैं ना फटाफट से।
Question number 1. Why was the young seagull afraid to fly? Do you think all young birds are afraid to make their first flight, or are some birds more timid than the others? Timid मतलब होता है fearful, scared, nervous. Do you think a human baby also finds it challenge to take its first steps? Question है कि ये young seagull उड़ने से क्यों डर रहा था? बड़ा सिंपल सा आंसर है इसका. It was वो scared था because it was fearful of the vast expanse of sea. वो जो नीचे vast expanse of sea था उससे डर रहा था, and he felt उसके wings उसको सपोर्ट नहीं करेंगे. उसको ये डर था कि मेरे wings मुझे उड़ने में सपोर्ट नहीं करेंगे और नीचे बहुत गहरा समुद्र है, I will die, मैं गिरूंगा और मैं मर जाऊंगा. ऐसा था उसके मन में. क्या लगता है आपको कि सारे बर्ड्स ऐसे ही अफ्रेड होते हैं अपनी पहली फ्लाइट लेने के लिए, या कुछ बर्ड्स ज्यादा स्कैर्ड होते हैं, कुछ कम होते हैं? तो प्रैक्टिकली इसका आंसर ये है कि यार कुछ कम होंगे, कुछ ज्यादा होंगे. कुछ बर्ड्स जैसे ह्यूमंस होते हैं, कुछ ह्यूमंस जो हैं, कुछ बच्चे जो होते हैं वो बहुत जल्दी चल लेते हैं, अपना पहला कदम रख लेते हैं. कुछ बच्चे थोड़ा टाइम लगाते हैं. एग्जैक्टली सेम शायद पॉसिबली बर्ड्स के साथ भी होगा. कुछ बर्ड्स ज्यादा टाइम लगाते हैं, कुछ बर्ड्स कम लगाते हैं. कुछ बर्ड्स स्कैर्ड होते हैं, कुछ बर्ड्स स्कैर्ड नहीं होते, है ना. ये तो नेचर है. नेक्स्ट, The sight of the food maddened him. What does this suggest? What compelled the young seagull to finally fly? Sight of the food maddened him. Sight जो था फूड का, उससे वो madden हो गया, यानी कि बेचैन हो गया. What does this suggest? इससे क्या बदलता है? तो इससे बदलता है कि भाई उसने 24 घंटे से खाया नहीं था और खाने को देखते हुए बेचैन हो गया. ये ह्यूमन नेचर अगेन. What compelled the young seagull to finally fly? क्या कंपेल करता है? कंपेल मतलब फोर्स्ड. असल मायने में क्या रीजन आपको लगता है? और ये बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ये हर बार आता है. क्या इंपॉर्टेंट क्या रीजन है कि यंग सीगल फाइनली उड़ पाया? किस कारण से, किस चीज ने उसको कंपेल किया? बताइए जल्दी से, इसका जवाब दीजिए, फिर हम करते हैं. एक क्वेश्चन और है, एक क्वेश्चन और है, बाकी दोनों तो एनालिसिस बेस्ड क्वेश्चंस है. तो जल्दी से बताओ, पहले जल्दी से बता दो भाई, बता दो बता दो बता दो. ओके, तो असल में उसका रीजन क्या था? हंगर, भूख. आप दोनों चैप्टर में एक चीज देखोगे, इसका जो कारण था जंप लेने का वो क्या था? भूख. और वो जो पायलट है वो अब जहाज को अपनी स्टॉर्म के अंदर डाल देता है स्ट्रेट. वाई? उसको भी बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट चाहिए होता है. खाना किस तरीके से मोटिवेट कर सकता है इंसान को, ये आप इन दोनों चैप्टर से सीख सकते हैं. तो यस, हंगर एक फैक्टर था. क्या कोई और फैक्टर भी था? सिर्फ हंगर की वजह से ऐसा किया क्या इसने? मेजर फैक्टर यस वाज हंगर. इसको बहुत तेज भूख लगी थी, इसने खाना देखा सामने, जंप कर दिया. वैलिड है ना. लेकिन और क्या आप ऐड ऑन करेंगे इसके साथ साथ? इसकी मदर की जो स्ट्रैटेजी है, वो इसकी मदर की जो प्लानिंग है, उसने भी इसको इफेक्टिवली हेल्प किया एक तरह से उस जंप को लेने में. तो भूख तो लगी रही थी, और उस भूख के पीछे जो साथ साथ प्लानिंग करी इसकी मॉम ने, इसके पास ही आकर रुक गई, बिल्कुल उसको कंपेल किया जंप करने के लिए. इस वजह से आप मान सकते हैं ही टुक दैट जंप. ठीक है. नेक्स्ट, They were beckoning to him, calling shrilly. वो उसको बुला रहे थे, उसको shrill साउंड से. Why did the seagull's father and mother threaten him and cajole him to fly? Cajole मतलब होता है एक तरह से कन्विंस करना किसी को फ्लाई करने के लिए. तो इसके पेरेंट्स इसको क्यों थ्रेटन करे थे और कन्विंस करे थे उड़ने के लिए? क्यों एक तरह से इसको पुश करे थे उड़ने के लिए? रीजन बीइंग, एक बर्ड के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होता है कि वो उड़े. वाई? क्योंकि उसका सर्वाइवल डिपेंड करता है उसके ऊपर. अगर एक बर्ड उड़ेगा नहीं तो वो फिश कैच नहीं कर पाएगा, अपना खाना कैच नहीं कर पाएगा, अल्टीमेटली मर जाएगा. इसलिए एक सर्टेन टाइम के बाद एक बर्ड को उड़ना जरूरी होता है. इसलिए इसके पेरेंट्स उसको बहुत कन्विंस कर रहे थे, इसको कजोल कर रहे थे, इसको थ्रेटन भी कर रहे थे. दे वर डूइंग एवरीथिंग दैट दे कुड ताकि ये उड़ना सीख ले. ठीक है. नेक्स्ट, हैव यू एवर हैड अ सिमिलर एक्सपीरियंस वेयर योर पेरेंट्स एनकरेज यू टू डू समथिंग दैट यू आर टू स्कैर्ड टू ट्राई? क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप कुछ डरने से, कुछ करने से बहुत डर रहे थे, लेकिन आपके पेरेंट्स ने काफी एनकरेज किया आपको? तो इफ यू हैव अ पर्सनल स्टोरी, डू शेयर विद मी. मेरे साथ शेयर करना, मुझे बहुत मजा आता है सब जानने में, पढ़ने में, आउट ऑफ क्यूरियोसिटी. ऐसा अक्सर होता है लोगों के साथ जो इस बर्ड के साथ हुआ. आपके साथ भी अगर कुछ हुआ है तो मुझे बताना. नेक्स्ट है, in the case of a bird flying, it seems a natural act and a foregone conclusion that it should succeed. In the examples you have given in answer to previous question, was your success guaranteed or was it important for you to try regardless of possibility of failure? बर्ड के लिए तो भाई हम ये मान ही लेते हैं कि वो उड़ना सीख ही लेगा, लेकिन आप जो भी रीजन कहानी बताओगे अभी क्वेश्चन 4 के आंसर में कि मेरे साथ ऐसा हुआ था, क्या उसमें सक्सेस गारंटेड थी ट्राई करने के बाद, या Was it important for you to try regardless of possibility of failure? या फिर ये इंपॉर्टेंट था कि आप एक कोशिश करके देखते, चाहे फेलियर था चाहे नहीं था? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई. है सीख एक तरह से पूरे लेसन की, कि भाई कई बार तो हमें पता होता है कि हम कोशिश करेंगे तो काम बन जाएगा, कई बार नहीं पता होता. ऐसे टाइम पे भी ट्राई करना चाहिए कि नहीं, या छोड़ देना चाहिए कि नहीं यार पता नहीं क्या रिजल्ट आएगा? एक कोशिश तो ऐसे टाइम पे भी बनती है भाई, बनती ही है, और ऐसी जगह ही कामयाबी मिलती है भाई. ज्यादातर नहीं पता होता हम लोगों को. ठीक है.
फाइन विद दैट ऑल राइट वी रीच एंड ऑफ द लेसन। इसके साथ हम पहुंचते हैं इस चैप्टर के एंड पे। इन सब क्वेश्चन के आंसर्स मैंने आप लोगों के लिए अटैच कर दिए बच्चा पार्टी। एक कॉन्सेप्ट बैंक जैसा कि आप लोगों को मैं हर बारी बताता हूं, आप लोगों के लिए ड्राफ्ट कर दिया गया। अगर आप लोगों को लगे जरूरी तो आप उसको ले सकते हैं। थैंक यू। वी रीच एंड ऑफ द लेसन। आपकी स्टैंडिंग्स एक बारी मैं दिखा देता हूं, क्या स्टैंडिंग्स है। स्टैंडिंग्स हैं बच्चा पार्टी। ये अविनाश, शौर्य गोला, ऋतुराज, शिवांशु यादव, अथर्व सिंह, दशनूर परमार, रूहानी, मोहित कुमार, रुचिका भारद्वाज, अंशुमन पटेल। वेल डन। टॉप 10 को बधाई हो। बहुत 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 बधाई आप लोगों को। बहुत मजा आया होगा ऐसे आशा करता हूं आज, क्योंकि मुझे बहुत मजा आया। आप अरे इट्स अबाउट 8:30 और 8:30 एग्जैक्ट हो गया जस्ट अभी 8:30 पूरे हो चुके हैं। एंड वी हैव रीच्ड एंड ऑफ द क्लास एज प्रॉमिस्ड। क्लास टाइम पे मैंने खत्म कर दिया। आपने 2 चैप्टर्स आज पढ़े और आपको शायद टाइम का पता नहीं चला होगा। दोनों बहुत ही प्यारे चैप्टर्स है। पहले पार्ट में आपने पढ़ा कि खुद को डिस्कवर जब आप करते हैं, जब आप कुछ अचीव करते हैं एक ऐसी चीज से आप बहुत डर लग रहा हो आपको, तो क्या आनंद आता है। इट्स अ वेरी फुलफिलिंग फीलिंग। आपको मजा भी आएगा जब आपने उस पार्ट को पढ़ा होगा, जब इसने उड़ान भरी अपनी। पहला। दूसरा पार्ट जो था ब्लैक एरोप्लेन, उसमें आपने देखा कि एक अनजान आदमी बिना मतलब का रिस्क लेके अपनी जान को खतरे में डालता है, बट अल्टीमेटली कोई सुपरनेचुरल पावर उसको बचा लेती है। क्या बचाती है आपको बताना है वैसे, बट उससे क्या सीखते हैं कि अननेसेसरी रिस्क नहीं लेना चाहिए। कोई जरूरत नहीं होती कई बार रिस्क लेने की, फालतू का आप ले लेते हैं, फंस जाते हैं। ठीक है। ओह, तो हम पहुंचते हैं क्लास के एंड पे। टुगू टेल्स आप जानना चाह रहे हो, टुगू टेल्स का एक और एडिशन। तो टुगू टेल्स का लेटेस्ट एडिशन में आपका स्वागत है भाई। टुगू है मेरे 3 साल का बेटा, जिनको नहीं पता है, बट टुगू एक मजेदार बच्चा हो गया है। अब वो समझने लगा है गेम क्या है बड़ों का। ठीक है। तो अब वो क्या करता है भाई, रात को यूजुअली हम लोग कोशिश करते हैं कि वो थोड़ा जल्दी सो जाए, बट वो क्या करता है भाई, रात को जैसे ही उसको कहीं कोई हल्की सी मूवमेंट दिखी एकदम से बोल पड़ता है। जैसे हम क्या करते हैं यूजुअली 10:30 11 के आसपास हम लोग कोशिश करते हैं कि हम लोग लाइट वाइट बंद कर दें, लेट जाएं। ठीक है। लेट गया। अब क्या हुआ भाई, कल रात को 11 के आसपास मैं उठा, सो दैट आई कुड गो टू द वॉशरूम। मैं वॉशरूम जाने के लिए उठा, मुझे लगा सो गया होगा। जैसे ही मैं उठा, मैंने गेट खोला वॉशरूम का, पापा आप उठ गए। मैं कहा यार तू सोया नहीं है क्या अभी, आधा घंटे से लेटा मैं हम तेरे चक्कर में है, तू सोया क्यों नहीं अभी तक। तो ये सेड पापा मैं अभी सोया नहीं हूं। मैं कहा तो भाई क्यों नहीं सोया आप। अरे अभी मेरे को नींद नहीं आई है। ऐसे कुछ क्या के भाई उसने 3-4 बातें करी, सोया नहीं, बहुत देर तक नहीं सोया वो कसम से बंदा। मैं कहा यार तूने यार आधा घंटा लगा दिया यार टुग्गू, व्हाई डिड यू नॉट स्लीप ब्रो। तो कह रहा वो खेलने लगा, हंसने लगा, फिर एकदम बहुत मजा आया उसको मैंने बहुत अच्छा कर दिया है ऐसे करके। फिर उसने डराया, फिर उसको भाई हमने दोबारा लाइट वाइट बंद करी, फिर दोबारा सोने की कोशिश करी, फिर वो सोया फाइनली। हम भी सो गए, है ना, सुला के मानता है हमको। एनीवे, तो ये था एक छोटा सा किस्सा उसका। कुछ नया होगा तो आपको अगली क्लास में बताऊंगा। अभी तक तो यही है, कुछ चीजें होती रहती है लेकिन मैं भूल जाता हूँ बतानी आप लोगों को। तो जब भी अगली क्लास में होंगे तब हम और बातें करेंगे। बट थैंक यू सो मच। छोटी सी बात ही बता सकता था क्योंकि क्लास खत्म होने का टाइम आ गया है, इसलिए आई वुड नॉट स्ट्रेच दिस मोर। आप लोगों ने बड़े अच्छे से दोनों कहानी बड़े प्यार से सुनी, एंड थैंक यू फॉर ऑल द लव जो आप शावर कर रहे हैं। जाते जाते एक छोटा सा ख्याल आप लोगों के साथ शेयर करता हूं, जो मैंने क्लास की स्टार्टिंग में भी बोला था। लेट मी रिपीट इट। अ शिप इज सेफेस्ट इन द हार्बर, बट दैट्स नॉट व्हाट इट इज बिल्ट फॉर। एक शिप जो होती है ना सबसे सेफ होती है जब वो बंदरगाह पे खड़ी होती है, लेकिन असल मायने में इस चीज के लिए थोड़ी बनी है शिप। आप भी हो सकता है अपनी कंफर्ट जोन में बहुत अच्छा महसूस कर रहे हो आज, बट आप इसके लिए नहीं बने। आप अपनी कंफर्ट जोन से बाहर जाइए, फेस द चैलेंजेस, ग्रो करिए और प्रोग्रेस करिए अपनी लाइफ में, इसके लिए आप बने, है ना। एक छोटा किस्सा है, आप लोगों ने अगर मूवी देखी हो इरफान खान की, एक मूवी थी लाइफ इन अ मेट्रो, है ना, आई एम ह्यूज फैन, इरफान खान का बहुत बड़ा फैन हूं मैं। उसमें वो छोटा किस्सा बताता है, सुनेगा आप, सिर्फ 1 मिनट का है। वो बताता है कि भाई एक दोस्त है मेरा जिसने अभी कार ली है, लेकिन वो कार को बंद करके खड़ा हुआ है कई दिनों से अपने घर के अंदर, और बोलता यह है कि जिस दिन सारे सिग्नल ग्रीन होंगे ना उस दिन मैं कार को बाहर लेके निकलूंगा। तो उसके बराबर में इरफान खान की जो एक्ट्रेस होती है वो बोलती है कि अरे उसको पता कैसे चलेगा कि सिग्नल ग्रीन है कि रेड है, अगर वो घर से कार लेके निकलेगा ही नहीं तो इरफान खान बोलता है एग्जैक्टली, घर से बाहर निकलो, उस कार को बाहर लेके निकलो, टेक योर चांस। आपका जो भी है, जो भी आप करना चाहते हो जीवन में, डर रहे हो किसी वजह से, टेक अ चांस, लो उस पे चांस, एक बारी बन जाएगी बात। ठीक है, विद दैट मिलते हैं अगली क्लास में अगले हफ्ते, तब तक के लिए अलविदा, हैव अ गुड इवनिंग एट। दोनों स्टोरी जो आपको बताई उन पे पॉन्डर करिएगा, आपको बहुत मजा आएगा। आज सोते हुए फुलफिलिंग फीलिंग आएगी। हो सकता है आपका जो बर्ड है ना उड़ता हुआ आपको दिखे रात को सोने से पहले। एंजॉय दैट, बाय बाय, सी यू सून, थैंक यू।